बीमारी बनाते हैं आपको और बाद में दवाई देते हैं और बिजनेस कर रहे हैं। जबकि हमारा आयुर्वेदा जो था वो कभी किसी को बीमारी करेगा ही नहीं अगर आप शुरू से आयुर्वेदा फॉलो करोगे तो मेरे हिसाब से देखिए ये बहुत गलत है, क्योंकि भारत की जो भांग है जो हिमाचल और उत्तराखंड में जो पैदा होती है तो उनको इंडियन भांग को बैन करना था। आप पंजाब में देखिए, पंजाब में हनी सिंह कल्चर ये सब चल चुका है। अब पहले तो पेस्टिसाइड काफ़ी गया और अब जाके ये सब हो रहा है, पूरी कौम बर्बाद हो गई है। कुछ कुछ मंदिरों में अलाउड है। अब एक बात बताइए, सब ये ऋतिक रोशन और ये सब लोग ऐड करते हैं फेंटा का और इसका डर के आगे जीत है और ये आपका हो जाएगा, ये आप सेंसोडाइन लगा दो तो आपका दांत बिल्कुल स्ट्रांग हो जाएगा। कुछ नहीं होता है। को मोदी जी ने रोका क्या है कोई चीज करने से? किसी ने ममता बनर्जी की एक रील बना दी थी या बंगाल की साइबर क्राइम पुलिस ने कुछ के ऊपर नोटिस जारी कर दी, वो पर वही सेम दिन पे जब किसी ने ये चीज ट्वीट की कि मैं मोदी जी का ये सेम मीम शेयर करता हूँ, मोदी जी का AI बना के, और मुझे मालूम है कि मेरे को कुछ नहीं किया जाएगा चाहे आप उनको कितना भी डिक्टेटर कह दो। तो ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है ताकि हमारे बच्चों को नपुंसक बनाया जा सके। नमस्ते। आज हमारे साथ फिर से हैं श्री राम जी। जी नमस्ते। ये हम दूसरी वीडियो एक ही साथ शूट कर रहे हैं। हो सकता है दोनों में से कोई भी वीडियो पहले जा सके, तो बस उस चीज़ का कन्फ्यूजन ना रहे। और आप देख ही रहे, मैंने लास्ट टाइम भी बात की थी कि एक आगामी करके एक हमारी एक सनातनी फेलो सनातनी बिजनेस है, तो बस एक उनके तरफ मेरा एक स्वीट जेस्चर है। उन्होंने भी हमें प्यार से ये मुझे चीज़ टी-शर्ट गिफ्ट की है, एक गिफ्ट हैम्पर भी दिया है, तो मेरा एक फ़र्ज़ बनता है कि उनके बारे बात करूं, वरना तो कोई स्पॉन्सर्ड कंटेंट तो है नहीं। इंदिरा गांधी जी ने एक चीज़ की थी गाय के तरफ। हमारे जो साधु थे, मोस्टली वो नाग साधु ही थे। हाँ, नागा साधु थे। तो उन लोग के ऊपर गोली चला दी थी क्योंकि उन्होंने वो कुछ काऊ स्लॉटर बैन के ऊपर उन्हें डिमांड रखी थी। जी जी। और कहते कि इससे 7-8 लोग मरे, बट बोलते कि एक्चुअल में 150-200 से भी ज्यादा है। मुझे लग रहा है उससे भी ज्यादा। ये सब इन्होंने बेचारे पूरे भारत से संत आए थे। ये 60s की बात है, आई थिंक लेट 60s की बात हुई, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। और करपारी गुरुजी संत थे, वो आए थे और उन्होंने देखा, इन्होंने सबको भून डाला और ये उन्होंने उनको श्राप भी दिया था इंदिरा गांधी को, क्योंकि आई थिंक जन्माष्टमी के समय कुछ हुआ था ये, और कि भाई तुम्हारा पूरा खानदान ऐसे ही मरेगा। और उसके बाद संजय गांधी, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, खुद इंदिरा गांधी और फिर संजय गांधी और राजीव गांधी, ये तीनों का वैसा देहांत हुआ है। तो ये तो बहुत बड़ा षड्यंत्र था। देखिए क्या होता है कि मतलब गौ माता हमारे पूरे योगा आयुर्वेदा कहें उसकी एक सेंटर है। गौ में वस्ते लक्ष्मी हम कहते हैं। और इसमें हमने बहुत डिटेल्ड रिसर्च किया है कि पंचगव्य से पूरी बीमारियां ठीक हो रही है। गोबर, गौमूत्र, मतलब जो प्रेग्नेंट लेडी जिसको कहा गया कि ऑपरेशन होने वाला है उसका नॉर्मल डिलीवरी हो रहा है और कई चीज़ें हो रही हैं। तो ये इंदिरा गांधी ने जब इस समय ये किया था, मतलब गौपालक को मारा था, और उनका विचार ही ऐसा था कि हमारे गौ पालक जो हमारी सोच है उसको ख़त्म की जाए, क्योंकि अगर हम गौ को फॉलो करेंगे तो हम हेल्दी रहेंगे, गौ को नहीं फॉलो करेंगे, देसी गौ माता को, तो हम हेल्दी नहीं रहेंगे। तो हर ऐसी चीज़ जो हमको हेल्दी रखती है, जो हमको सनातन की तरफ लेके जाती है, सनातन है मेन। हाँ मेन हमारी सनातन की तरफ लेके जाती है, क्योंकि हम अग्निहोत्र करेंगे गोबर का, हम हवन करेंगे, हवन से हम चिकित्सा करेंगे। तो ये सब हम नहीं करेंगे क्योंकि गौ माता चली जाएगी। तो गौ माता के अगेंस्ट ये करो और उनको बीफ बना के उसको काट के उसको एक्सपोर्ट करो। दैट इज़ वाई ये इंदिरा गांधी जी ने ये सब काम किया था। आई थिंक ये जो इतने सारे जो नागा साधु मरे, उसके बाद में उनको शायद थोड़ा रियलाइज हुआ कि नहीं हमें कुछ एक्स्ट्रा हो गया है, तो उन्होंने हर जगह जाके फिर काऊ स्लॉटर बैन का लॉ लाया था, मेरे ख्याल से लाया होगा। क्योंकि उनको और एक देवरा बाबा है जिनके नाम पे देवरा बाबा के नाम पे मैक्सिमम गौशालाएं होती है। सो देवरा बाबा देवरिया पूर्वांचल के थे, वो उनको भी ये फॉलो करती थी, तो उन्होंने भी उनको बोला कि ये तू गलत कर रही है। अच्छा, हाँ, तो हो सकता है डेफिनेटली। देखिए आखिर वो भी इंसान थी, भारत देख रही हैं, तो उनका कुछ हुआ होगा और किया होगा, बट ओवरऑल उन्होंने गौ माता को प्रोटेक्ट करने के लिए कोई खास नहीं किया। वो अब जाके अगले 10 साल में, पिछले 10 साल में काफ़ी चीज़ें हुई हैं
क्योंकि चाहे फर्टिलाइज़र हो चाहे ऑर्गेनिक फार्मिंग हो, उसका मोदी जी ने काफ़ी प्रमोट किया है। हाँ, मोदी जी ने तो पहली बार आयुष मिनिस्ट्री बनाई। हाँ, 2014 में 2014 नवंबर में आयुष मिनिस्ट्री बनाई। बताइए, इसको आयुष मिनिस्ट्री बनाना नहीं चाहिए था? ये अब सबसे इम्पोर्टेंट मिनिस्ट्री है हमारे लिए, लेकिन मोदी जी ने हमारी आयुष मिनिस्ट्री लाई, सबसे इम्पोर्टेंट। आई थिंक कुछ साल पहले भी वो सारे डॉक्टर्स को भी मेन डॉक्टर जैसी पद्धति दी है, अलाउ की है, राइट? अब मुझे एक बात बताइए, हम लोग इसको अल्टरनेटिव थेरेपी बोलते हैं, मैं तो एलोपैथी को अल्टरनेटिव थेरेपी बोलूँगा। हाँ, एक्चुअली में ये क्या है, इस पे बात कर सकते हैं? बिल्कुल, देखिए हमारी जो थेरेपी है, हमारी आयुर्वेदा जो है, आयुर्वेदा जैसे हम लोग हमारे सनातन को कहते हैं इट्स अ वे ऑफ लाइफ, इट्स इटर्नल वे ऑफ लाइफ, वैसे आयुर्वेदा बेसिकली अष्टांग योगा की जो हम बात करते हैं, यम नियम से लेकर समाधि तक, ये जो अष्टांग योगा है, ये आहार विहार व्यवहार ऋतुचर्या दिनचर्या इसकी बात करते हैं। ये मेन थेरेपी है, ये आपको और सारे लोगों को ये ठीक रखती है। ये बाकी जो एलोपैथी ले रहे हैं या कोई और, ये सब अल्टरनेटिव थेरेपी होनी चाहिए। लेकिन हम क्या करें, अभी हमने बिकॉज जो भी है फार्मा लॉबी आई और उन्होंने अपने पिछली गवर्नमेंट को जो भी है उनको कन्विंस किया होगा, प्रेशर डाला होगा, हमने उनको अलाउ कर दिया। अभी इतनी ज़्यादा हॉस्पिटल्स, इतना ज़्यादा एलोपैथी बढ़ रहा है कि हमारी जो थेरेपी है, जो मेन थेरेपी थी, वो अल्टरनेटिव थेरेपी होगी। तो ये नाम ही गलत है। इनफैक्ट आई शुड कॉल एलोपैथी एज अल्टरनेटिव थेरेपी। पर ये तो अभी की बात थोड़ी नहीं है, तो 54 में उसको मैजिक रेमेडी करके नाम दे दिया है, क्वैक बना दिया ना, तो वही तो गलत किया ना। हमारे रेमेडी वो हमारे लिए किया गया, एलोपैथी के लिए नहीं था। क्यों नहीं? एलोपैथी वाले तो, अब एक बात बताइए, सब ये ऋतिक रोशन और ये सब लोग ऐड करते हैं फेंटा का, और इसका डर के आगे जीत है, और ये आपका हो जाएगा, ये आप सेंसोडाइन लगा दो तो आपका दांत बिल्कुल स्ट्रांग हो जाएगा। कुछ नहीं होता है। ये सब एडवर्टाइज करे तो इनको क्यों नीचे डाला जा रहा है? इनको कितने इन लोग क्लेम करते हैं कि ये है, ऐसा है, वैसा है, कई चीजें क्लेम करते हैं, प्रोटीन से ये हो जाएगा, तो इससे कितने सब मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, उनको कुछ नहीं करते हैं। तो ये हमारे को क्यों किया गया? क्योंकि बहुत बड़ा षड्यंत्र है, ये बाहर की पूरी रचना है ये, ताकि हमारे आयुर्वेदा को नीचे किया जाए और इन शॉर्ट हमारे सनातन को किल किया जाए। गौ माता के लिए मैं बताता हूँ, हमारे देश में देसी गौ माता को नीचे करने के लिए बाहर से सीमेन लाए गए। हमारे पिछले जो मिनिस्टर, उस समय एग्रीकल्चर मिनिस्टर रहे, शरद पवार जी थे या कोई और भी थे, और ज़बरदस्ती उनको पूरे भारत में सीमेन को डिस्ट्रीब्यूट किया गया और उसको इंसेंटिवाइज किया गया कि आप इनका सीमेन, जर्सी और एचएफ गाय का सीमेन यूज़ करें तो आपको फ़ायदा होगा। देखिए ये सब रिलेटेड है, मतलब गौ माता, फर्टिलाइजर की जो लॉबी है ये, और फार्मा लॉबी, ये सब रिलेटेड है, बिकॉज दे ऑल वांट अस टू बिकम वीक, भारतीय टू बिकम वीक, सो दैट वी डोंट रीगेन और लॉस्ट ग्लोरी। जो हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज और जो राणा प्रताप चौहान की जो ताकत थी वो हम नहीं ले पाए। सो गौ माता के लिए ये जो एचएफ और जर्सी का जो लाया गया, ये हमारी देसी गौ माता का एक अलग, उसका मतलब उनके गोबर और गौमूत्र का पावर होता है। वो बहुत डीप साइंस है, बिकॉज उनकी सूर्यकेतु नाड़ी होती है, उनका इंटेस्टाइन बहुत बड़ा होता है, और उनका गोबर सुगंधित होता है, उनका गौमूत्र बहुत अच्छा रहता है, बिकॉज वो चरती है और जंगल में जा जाके वो हर्ब्स खाती हैं। एचएफ और जर्सी ऐसी नहीं करती है। एचएफ जर्सी केवल आपको दूध देती है, वो आती हैं, उठती हैं, फिर बैठ जाती हैं, उठती है और बैठ जाती है। तो ये जो है एचएफ जर्सी का दूध पी के हमारी बच्चियों को भी प्रॉब्लम हो रहा है, हमारी लड़कियों को मेंसेस आ रहे हैं बहुत पहले। तो ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है ताकि हमारे बच्चों को नपुंसक बनाया जा सके। तो ये सब चीज़ें, ये कड़ी एक दूसरे को कनेक्ट कर रही है। You just connect all these things and you will see that they all are promoting। देसी गाय अगर नहीं होगी तो हमारे गोबर से, गौमूत्र से फार्मिंग नहीं करेंगे, और गोबर में ही ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो हमारे अर्थवर्म्स और हमारे जो अच्छे बैक्टीरिया ला सकते हैं। सो खेती बिना गोबर गौमूत्र के नहीं हो सकती है। तो इसीलिए वो देसी गौ माता पे हमला था, जो इंदिरा गांधी ने मारा सबको, और ये हमारे गौपालक थे। तो ये सब कड़ी एक्चुअली उसी में जाती है कि फार्मा लॉबी, फर्टिलाइजर लॉबी, ये हमको ये नहीं चाहते कि हमारे सनातन ग्रो कर सकें। आप ये गौ माता की बात कर रहे हैं जी। मैं अभी गया था, वाड़ा में गौशाला है, वहाँ पे गाय जब मर जाती है तो उनको दफनाया जाता है। तो वो क्या करते हैं कि जहाँ पे दफनाया जाता है उसके ऊपर पेड़ लगा देते हैं। एब्सोल्युटली। और वो पेड़, आपको बिलीव नहीं होगा कि वो क्या होता है, पेड़ के साथ पेड़ होता होगा। वो पेड़ एक जैक फ्रूट का पेड़ है उधर। जैक फ्रूट यूजुअली 5-6 ईयर्स या 4 to 6 ईयर्स के अंदर फ्रूट देता है, और फ्रूट भी कितना देगा, नॉर्मल साइज का देगा। ये आप क्या गेस कर सकते हो कि कितने टाइम में जो गाय के ऊपर पेड़ लगाया गया है उसका क्या होगा?
3-4 साल में दिया होगा। 1.5 साल के 1.5 साल अंदर में, हाँ। बड़े से बड़ा फ्रूट, एकदम लंबा सा हुआ। लंबा सा, एकदम ह्यूज। और एक तो पेड़ ये था जो सेकंड सीजन था दूसरे साल में ही उसका। तो इसका साइंस बताता हूँ मैं, बहुत अच्छा आपने पॉइंट ये किया। क्या है, ये मैं थोड़ा अचंभित रह गया था उधर जाके कि गाय में इतनी क्षमता है कि मरने के बाद में भी। तो इसमें क्या होता है, पहले ज़माने में क्या होता था, इसको हम गौ मुक्ति धाम कहते हैं। तो हमने रिसर्च किया था 16 गौशालाएं झारखंड में और कुछ गौशालाएं यूपी में। हमने रिपोर्ट भी दी, हमारी गोधर्म करके ऑर्गेनाइजेशन है। पहले क्या होता था, गौ माता जब भी डेथ होती थी ना, तो उनको जैसे ऑफकोर्स वहाँ के जो चमार लोग होते थे वो अपना चमड़ा निकाल के अपना जो भी जैसे डफली वगैरह बनती है, तबला वगैरह बनता है, तो वो उसी से बनता है। तो वो उसके लिए तो यूज चाहिए, चमड़ा चाहिए। तो वो डेथ होने के बाद इट इज़ अहिंसा, वो निकाल के करते थे। और वही चमार लोग बाद में 9 फीट गड्ढा खोदते थे और गौ माता जी को डाल देते थे उसमें फिर शायद कोई तेल डालते होंगे, घी डालते होंगे, नमक डालते होंगे, जो भी वो डालते हैं, जस्ट टू डिकम्पोज एंड एवरीथिंग। और वो बाद में उसी को 9 फीट को निकाल के आफ्टर 1 ईयर छिड़क देते थे पूरे खेत में। अच्छा, हाँ, ये पद्धति थी पहले। ये गौ माता तो बेचारी जाते जाते भी हमको बहुत कुछ देके जाती है। मेरे यहाँ तो ऐसे है, मैं तो खैर एग्जांपल आपसे शेयर किया हूँ पहले भी मैंने, कि कैसे मेरी बेटी, मेरे घर, मेरा खुद का स्किन, सब कुछ देसी गौ माता, गोबर, गौमूत्र और पंचगव्य से ठीक हुआ है। मेरे लिए तो भाई मतलब गोमय वस्ते मतलब लक्ष्मी। मुझे तो, मैं पहले बोलता था लोगों को कि ये लिविंग गोल्ड है। लिविंग गोल्ड क्यों? गोल्ड ऐसी चीज है हाँ, बिल्कुल कि सही। उसका लास्ट का जो ड्रॉप होता है या उसका डस्ट होता है वो भी काम आता है, इसलिए गोल्ड बोलते हैं। इसलिए ऑयल भी जो है, हाँ बिल्कुल, उसको लिक्विड गोल्ड बोलते हैं, क्योंकि उसका जो रेसिड्यू होता है उसको पैराफिन वैक्स बना सकते हैं। हाँ, मतलब यूज हो सकता है, हर चीज यूज होता है। और सेम गाय के लिए आप बोल दो, पर अभी तो इसको लिविंग गोल्ड भी नहीं बोल सकते, क्योंकि डेथ के बाद में भी आती है। क्योंकि जब लिव करती है तब वो आपको एक तो बहुत ज्यादा प्यार, आप उनके वो जो नीचे वो क्या बोलते हैं उसको, जो गले के नीचे उसको कुछ तो गला कंबल कुछ तो ऐसे करके कुछ बोलते हैं। हाँ, गला तो उसको अगर आप सहलाते हैं, मैं देसी गाय की बात कर रहा हूँ, जर्सी गाय की बात, प्रेशर कम हो जाएगा। तो ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। ऊपर करोगे तो नीचे वाले का ऊपर हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा बेसिकली। और आप उनके गौमूत्र होगे तो आपको मालूम है गौमूत्र का जो फायदे क्या होते हैं। गोबर के फायदे सबको पता है, दूध उनके सबसे बेस्ट होती है। और जब ये बैल होता है या गाय भी होती है तो खेत में आपको हेल्प भी करती है, आपको एक फैमिली मेंबर के जैसे प्यार भी देती है। जो हम डॉग्स को देखते हैं, डॉग्स से बहुत बड़े होते हैं तो थोड़े आई थिंक पालना घर के अंदर थोड़ा मुश्किल होता है। पर जब पहले गांव में बड़े खुद के घर होते थे, फ्लैट नहीं होते थे, तब तो सबके पास गौशाला और एक हल्का सा एक स्टेबल होता ही था जहाँ पे लोग गाय रखते थे, 2-2 3-3 गाय होती थी। और ये जब अब मुझे रिसेंटली पता चला कि ये जब मर भी जाती है, तब मैं सोचता था कि मर जाती थी तो मांस और चमड़ा, पर मांस और चमड़ा नहीं, उनकी जो डिकम्पोज बॉडी है वो वर्ल्ड की बेस्ट फर्टिलाइजर है। बेस्ट फर्टिलाइजर। और इतना सरप्राइजिंग है ये चीज, इतना सरप्राइजिंग है जो मेरे ख्याल से कोई बात ही नहीं करता इसके बारे में, हमें ज्ञान भी नहीं है। और हमें जब कोई बताता है तो हमें लगता है क्या बकवास बात हुई, ये एकदम बेतुकी बातें हैं। हम अभी जो ये वीडियो बना रहे हैं ना, जब ये कोई वीडियो देखेगा तो भी यही कहेगा, उसका पहला रिएक्शन यही रहेगा। वो लोगों ने, मैक्सिमम लोगों ने एक्सपीरियंस ही नहीं किया, सुना नहीं है। अब जैसे राजीव भाई दीक्षित ने एक गौ माता का पूरा कैलकुलेशन किया था कि अपनी लाइफ टाइम में वो हमारे लिए कितने लाख की है। अच्छा, लाख की है। हम लेते हैं कुछ हजार में, तो पूरा कैलकुलेट किया था कि जैसे एक गाय कितना 10 किलो गोबर देती है, 5-10 लीटर गौमूत्र देती है, तो उसका कैलकुलेट किया था उसमें। वो तो कैलकुलेट एक नॉर्मल है। मैं बताता हूँ कि हमारा एक एनजीओ है चकुलिया में, वहाँ हम बैल से खेती कर रहे हैं। आप सरप्राइज हो जाओगे, ये पब्लिक भी सुन के सरप्राइज हो जाएगी कि हमारे खपली व्हीट में और हमारे चावल में विटामिन D3 मिला है। और इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च, ICMR के साइंटिस्ट हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, हमारे बहुत अच्छे मित्र बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वो, और वहाँ की रांची यूनिवर्सिटी की सिद्धार्थ जी वो काम कर रहे हैं। वो वहाँ विटामिन D3 मिला है। क्यों? क्योंकि गोबर और गौमूत्र ही यूज करें। हम ना ट्रैक्टर यूज करते हैं ना ये कुछ और चीज यूज करते हैं। तो अगर आगे चल के हमको न्यूट्रिशियस फूड लेना है, फूड को मेडिसिन बनाना है, तो केवल गौ माता का मतलब गोबर और गौमूत्र लेना चाहिए, वो भी देसी गौ माता का। देसी गौ माता में गिर है, साहिवाल है, कांकरेज है,
हमारे यहाँ की कोकन गिड्डा है, खिलारी है, गौड़ाव है, नॉट जर्सी एंड एचएफ। जर्सी और एचएफ क्या होता है? होल्स्टीन फ्रेजर करके दो अलग है। ये कौन से एरिया की है? ये भी सब बाहर की हैं, मतलब दे आर ऑल आउटसाइड। जर्सी भी इनफैक्ट मैंने ये सुना है, जर्सी तो गाँव ये गाय ही नहीं है, गाय नहीं है, वो तो पिग का डीएनए। पिग और एक और याक और एक और एनिमल है यूरेनस की, क्या 3 का, क्योंकि वो बीफ के लिए बनाया गया था। उनको कहा गया था जैसे हाई मिल्क यील्ड एंड एब्सोल्युटली हाई मिल्क यील्ड, बिकॉज पिग को इसलिए डाला गया, इसीलिए उसको हम्प नहीं होता है, उसमें सूर्यकेतु नाड़ी नहीं होती है। आप सरप्राइज हो जाओगे, उसका चेम्बर जो होता है ना, उसका स्टमक, वो 2.5 चेम्बर होता है, और हमारी देसी गाय का चेम्बर 4 चेम्बर होता है। अच्छा। उनकी इंटेस्टाइन 1/4 या 1/2 होती है, अलग अलग ऑफ कोर्स, क्योंकि काफ़ी ब्रीड एक दूसरे की मिक्स हो गई है, तो वो पचेगा ही नहीं। जब वो पचेगा ही नहीं गोबर गौमूत्र, तो उसमें पावर क्या रहेगा? और उसके दूध सबसे बड़ा पॉइजन है। अगर उसका दूध चले जाए ना, तो हमारे पूरे भारत से डायबिटीज़, कोलेस्ट्रॉल और कैंसर ये सब खत्म हो जाए। और हमारी हर लड़कियों का मेंसेस जो टीन एज में आएगा, 13 के बाद आएगा, पहले नहीं आएगा, ये केवल इसी दूध के चलते हो रहा है। और मैं ये फैक्ट चेक किया हूँ, आप कोई भी ब्रांड कह दीजिए, मतलब दे ऑल दिस ब्रांड्स हैव विजिटेड। बानस डेयरी अमूल जी की थी, बहुत अच्छा काम करे, ठीक है, बट उनके यहाँ जब हम जाते हैं, उनके जो ग्वालाएँ जो दूध देते हैं, वो अपने लिए गिर रखते हैं, और बाकी के लिए आपको जो घर में जो आ रहा है दूध, वो केवल एचएफ और जर्सी का आ रहा है, क्योंकि वो ज्यादा दूध देती है। अच्छा। 40 लीटर देती है, क्योंकि अपने लिए तो गिरी रखते हैं। अब बिल्कुल उनको पता है ना कि ये जहर है, क्योंकि वो देख रहे हैं ना गौ माता को, कि ये गौ माता, उनका बच्चा मरता है तो गाय माता रो रही है, वो जर्सी और एचएफ का बच्चा मर भी जाए तो खा रही है, हंस खेल रही है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। अच्छा, दे डोंट हैव एनी इमोशंस। ओके, सो ये कैरेक्टरिस्टिक्स में भी प्रॉब्लम है? अरे कैरेक्टरिस्टिक में ही प्रॉब्लम है। देसी गौ माता को आप उसकी 50 गाय यहाँ रख लो और 50 बच्चे वहां रख लो, उसको अपना बच्चा कौन है पता है। ओके। और इनको 50 ये गाय रख दो, 50 बच्चा भी, उनके बच्चे और दोनों एक दूसरे को नहीं पहचान पाएंगे। ये रिसर्च किया गया है, ये किया गया है, बिल्कुल क्लियर। दिस इज वेरी शॉकिंग। तो आपका दिमाग भी वही होगा ना, इसीलिए आजकल के बच्चे बहुत स्ट्रांग बन रहे, बहुत अच्छे बन रहे। लेट्स होप कि हमारा नेक्स्ट जनरेशन बहुत अच्छा हो। क्योंकि मैं जो जनरली जो सुनता हूँ, 2 चीज़ है, लोग इसलिए गौशाला रखते नहीं है देसी गाय के, क्योंकि यील्ड कम आती है, यील्ड कम आती है, बिल्कुल। और मैक्सिमम लोग प्रॉफिट ही देखते हैं हमारे आगे आजू बाजू में। बिल्कुल। दूसरा ये रहता है कि भैंस का दूध और ये जर्सी गाय के दूध, ये चाय बनाने के लिए बहुत टेस्टी होते हैं। और नॉर्मली घर पे जो दूध आता है आपके, वो किसके लिए आता है? कॉफी या चाय के लिए। तो वो बोलते हैं कि नहीं भाई, देसी गाय का जो दूध है, इनफैक्ट जर्सी गाय का भी दूध एक लेवल तक बोलते हैं इतना टेस्टी नहीं होता है, तो लोग भैंस का दूध लाते हैं। अब मुझे एक चीज बताओ, भैंस का दूध और जर्सी गाय का दूध का पीने का कोई सेंस ही नहीं बनता है, कोई उसका वो ही नहीं है, स्पेशली जब वो आपका प्रोटीन ब्रेक ही नहीं कर पाते आप उनके मिल्क का। पर ये चीज आपने मुझे कुछ गाड़ी में बताई थी आते समय। हाँ, तो ये मुझे प्लीज बताइए। सो जो प्रोटीन होता है, देखिए मैं कहूँगा कि हमारी देसी गाय का दूध सबसे बेस्ट होगा, फिर हमारी भैंस का होगा, एचएफ जर्सी तो बिल्कुल बेकार होगा। बट एचएफ और जर्सी में बिकॉज ऑफ दिस हाइब्रिडाइजेशन और जेनेटिकल मॉडिफिकेशन, उनका जो प्रोटीन होता है वो प्रोटीन के चेन होते हैं। मतलब लेट्स नॉट गो इनटू डीप इनटू इट, बट उसमें जैसे बेटा कैसीन 1 नाम का जो प्रोटीन होता है, वो प्रोटीन को हम ब्रेक नहीं कर सकते हैं। और देसी गाय में क्या है ऐसा? देसी गाय में प्रोटीन नहीं होता है, वो A2 प्रोटीन होता है, वो चेन कंटिन्यूअस होती है। सो इवन एंड देयर इफ यू ब्रेक, इट विल क्रिएट सम काइंड ऑफ पॉइजन इनसाइड। इन शॉर्ट, लेमन लैंग्वेज की हम बात करें, क्योंकि वो डॉक्टर के पास जाएंगे और जो स्टडी करता है दूध के, जो केमिस्ट्री की स्टडी करता है, जो उसमें क्या क्या प्रोटीन होते हैं, किस तरह के उसके फॉर्मूलेज होते हैं, वो अगर डीप में जाएंगे तो आप समझ पाएंगे। बट इन शॉर्ट, जो मैं निष्कर्ष निकाला वो ये है, इसलिए हम A1 A2 की बात करते हैं। सो A1 जो बेटा कैसीन A1 प्रोटीन होता है, वो डाइजेस्ट हम नहीं कर सकते हैं। वो कहीं ना कहीं स्टोन बन के जाएगा, कहीं ना कहीं कैंसर बन के जाएगा, कहीं ना कहीं फैट बन जाएगा, और कुछ ना कुछ बन के निकलेगा, क्योंकि हमारा बॉडी उसको थ्रो भी नहीं कर सकता है। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू थ्रो पॉइजन आउट। तो वो जो चीज़ें हैं, वो अगर हम और देसी गाय का जो है ना, देखिए एक सिंपल सा सिस्टम है। हम अपने मम्मी पापा का DNA लेते हैं, ठीक है, हमारा कलर, हमारा वो जो, अगर स्पोर्ट्समैन है तो थोड़ा हम भी स्पोर्ट्समैन बनेंगे, मतलब थोड़ा या तो वेल बिल्ड के हिसाब से। अब देसी गाय 10 किलोमीटर चलती है और उछलती कूदती है, तो हमको क्वालिटी वही मिलेगी। और एचएफ गाय, जर्सी गाय बस उठती है, दूध देती है और बैठ जाती है, तो आपको क्वालिटी वही मिलेगी ना। चढ़ने भी नहीं जाती है, चढ़ने भी नहीं जाती है। आप देखो कोई भी किसी भी
तो उनको बस उधर ला के दे देते हैं क्या? और सर all the brands which are promoted in India in Bombay by celebrities, all the brands, I don't want to name anything, these are the brands they sell even in bottles, say कि ऑर्गेनिक है, सब कुछ है, 100-150 रुपए में देते हैं, ये सब HF जर्सी के हैं। मैं खुद, मेरा दूध मैंने बंद किया, मेरा खांसी लाइफ से चला गया, मेरा पाइल्स का था वो खत्म हो गया, मेरा कॉन्स्टिपेशन खत्म हो गया, क्योंकि ये दूध हम पहले यही पीते थे ना, पॉकेट का ही पैकेट का पीते थे। पर देसी गाय का दूध पी सकते हैं? अब मैं पी रहा हूँ थोड़ा थोड़ा, देसी गाय का पी सकते हैं, बट वो भी डाइजेस्ट करना पड़ेगा। आप घी पीजिए। और ये डाइजेस्ट करना पड़ेगा का सेंस क्या मतलब एक्सरसाइज करना पड़ेगा। ओके। हम एक्सरसाइज कहाँ करते हैं आजकल? एक्सरसाइज भी बाहर जाके करना पड़ेगा, स्वेट आउट करना। देखिए एक्सरसाइज का तरीका है स्वेट आउट करना। अब हम जिम में भी जाते हैं तो एसी है, देखिए हम एसी में बैठे हैं, हम कितना भी कर लें एक्सरसाइज जिम में करके कोई फायदा नहीं होगा। तो इसीलिए आप स्वेट आउट करें, एक्सरसाइज करें, अगर उसको ब्रेक कर सकते हैं। देखिए दूध को हम दही बनाते हैं जोरन डाल के, दही के बाद हम मक्खन बनाते हैं और मक्खन के बाद हम घी बनाते हैं। कृष्ण भगवान को भी माखन चोर कहा गया है, दूध चोर नहीं कहा गया है। सो मक्खन जो है ना वो मथने के बाद आता है। जो हमारे जो क्या कहते हैं पंच महाभूत है, मतलब हम उसको भगवान, ऐसे तो वो स्टोरी बहुत अलग है कृष्ण भगवान की, तो वो तो अवॉइड ही करते क्योंकि वो मैं सुने कि वो कंस को टैक्स जाता था मक्खन का, तो वो चोरी करते थे। अच्छा। और दूसरा था कि वो गायों के से डायरेक्ट ही पी लेते थे दूध, तो अभी आप उसको थोड़ी नहीं बोलेंगे कि दूध चोर है। दूध नहीं वो तो ठीक है, मैं कह रहा हूँ माखन चोर कहते थे, दूध पीना चाहिए, फिर से मैं कह रहा हूँ, बट दूध पचाने की काबिलियत होनी चाहिए। ओके, ये मैं कह रहा हूँ। दूध अपने आप में एक प्योर फूड है, 100% होलसम फूड है। मैं पीता हूँ, हफ्ते में 1-2 बार हल्दी डाल के प्रॉपर उसमें घी डाल के रात को पीता हूँ, ताकि घी मुझे सुबह मेरे लैक्सेटिव का काम करे। मैं इसबगोल बहुत लेता था जब पाइल्स था, अभी बिल्कुल नहीं लेता हूँ। तो घी काम करता है, दूध काम करता है, दूध में कैल्शियम भी होता है। और देसी गाय का, बट देसी गाय का दूध मिलना भी चाहिए ना। देखिए 2 चीज़ें हैं, बट आपका 99% दूध जो है, 99.9% दूध सब कंटेमिनेटेड है, देसी गाय के नहीं है, तो आप कहाँ से पियोगे? प्रॉब्लम वही है। अगर आपका खुद का गाय है, आप लकी हैं कि आपका गौशाला या आपकी गाय है, और वहां जाके आप देख रहे हैं कि वो गाय से दूध दूह रहा है, वो भी हाथ से, मशीन से नहीं। मशीन से दूध दूहता है मशीन तो बहुत क्रूअल है। फिर क्रूअल है वो, मांस, वो तो कुछ भी आ सकता है, खून आ सकता है, पस आ सकता है। एंड यू आर पैकिंग इट इन अ पैकेट। पैकेट को पैक करने के लिए आप गरम से उसको ये करते हैं, आप उसको सील करते हैं ना। जैसे ही गर्म किया, प्लास्टिक का सेंस गया ना उसमें, दूध में, तो दूध में आप प्लास्टिक, माइक्रो प्लास्टिक पी रहे हैं। बाप रे, ये सब तो सोचते ही नहीं हम लोग। अब कैसे पैक करोगे आप उसको, सील कैसे करोगे? पर और क्या तरीका क्या है? तो फिर सील जैसे किया, गर्माहट आ गई, गरम से सील करोगे ना दूध डालने के बाद। हाँ। सील जैसे किया आपने, वैसे उसका माइक्रोप्लास्टिक गया आपके उसमें। पर और कोई तरीका भी तो नहीं है? अगर सही दूध भी मिल जाएगा नहीं तो आप ट्रांसपोर्ट कैसे करोगे? नहीं, वो होना नहीं चाहिए। दूध वहीं कभी कंज्यूम होना चाहिए। इसीलिए हम कह रहे हैं दूध नहीं पीना चाहिए, क्योंकि आप अगर शहर में हैं तो आपके पास, मेरे यहाँ आता है 110 रुपए लीटर दूध। वो वानगांव से सुबह ट्रेन में बैठता है वो बंदा, सुबह 4-5 बजे बैठता है, 9 बजे लाके दे देता है। आई हैव दैट मिल्क, आई कीप इट फॉर वॉट एवर, थोड़ा बहुत, जैसे कभी खीर बनाना है, कभी कुछ बनाना है, कभी, और हम दही बनाते हैं, छाछ बनाते हैं। बट 110 रुपए लीटर का जो दूध का बोल रहे हो, मार्केट में इतने सस्ते ऑल्टरनेटिव्स है, तो लोग फिर प्रेफर नहीं करते हैं उतना स्पेंड करना। तो 8 लाख रुपए कीमोथेरेपी को देने के उनको सही रहेगा। फिर प्रॉब्लम क्या है, 1 चम्मच दूध देसी गाय का जो है, और ये 10 लीटर दूध, उससे भी एक चम्मच दूध बहुत अमृत है। अच्छा। हाँ, तो आप दूध कम पीजिए ना। हु टोल्ड यू टू ड्रिंक सो मच ग्लासेस ऑफ वाटर? महेंद्र धोनी कैन ड्रिंक इट बिकॉज ही इज रनिंग एवरी डे। ही एडवर्टाइजेज ऑल्सो मैं दूध। एक कुश्ती वाले हैं जो अपने जो जीते हैं, वो बोलते हैं मैं दूध पीता हूँ, गौ माता को जाके प्रणाम करते हैं, बोले इन्हीं के चलते मैं मेडल लेके आया अपने। कौन है वो? आई एम फॉरगेटिंग। एक रेसलर थे। वो कर सकते हैं बिकॉज दे नीड दैट स्ट्रेंथ एंड एवरीथिंग। बट समवन लाइक यू एंड मी, वी आर नॉट फाइटिंग, वी आर नॉट रनिंग, वी डोंट नीड दैट। सो इसीलिए सेम तो घी के लिए भी बोला जाता है। नहीं तो कि घी भी ऐसा ही है कि बहुत फैटी होता है, और आप उसको सेम पचाना होता है, उसके लिए वर्कआउट करो। मैंने तो ये सुना है। तो घी का मैं एक सिंपल लॉजिक बताता हूँ। एक तो घी मैं बहुत पीता हूँ। ओके। मतलब घी रात को भी अगर मैं दूध पी रहा हूँ तो भी घी डाल के पीता हूँ। घी अगर खिचड़ी खा रहा हूँ तो घी करके कर रहा हूँ, सुबह भी करके घी करके करता हूँ। लेकिन देखिए क्या है, घी कैसे बनाया जाता है, फिर से मैं गोइंग बैक टू द प्रोसेस। आप दूध को जोरन डालते हो, उसको दही बनाते हो, और दही को आप प्रॉपर मथते हो। तो आप पंच तत्व मिक्स कर रहे हो, उसमें आप फ्रिक्शन कर रहे हो, अग्नि डाल रहे हो, हवा डाल रहे हो, फेंट रहे हो ना। यू आर बेसिकली क्या, यू आर मिक्सिंग ऑल पंच महाभूत।
जिसको हम भगवान भूमि गगन वायु अग्नि नीर कहते हैं, सब कुछ मिक्स कर रहे हो। मिक्स करने के बाद मक्खन निकलता है। मक्खन को आप धीरे 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 धीरे, वो भी बढ़िया से कढ़ाई में, गोबर मतलब हवन में आप उसको जला रहे हो और फिर घी बना रहे हो। सो इट इज अ प्रोडक्ट विच हैज गॉन थ्रू अ प्रोसेस ऑफ फिल्टरेशन, इसलिए घी को एक बहुत अल्टीमेट फूड कहा गया है। हाँ, उसको तो लैक्टोज फ्री बटर बोलते हैं। एब्सोल्युटली। तो लैक्टोज फ्री हो गया, पहला सिंपल सा फीड है, तो दूध ही निकल गया। दूध ही निकल गया। और वो घी जब बनता है ना, तो उसमें एक अग्नि तत्व होता है और एक धरती तत्व होता है। अग्नि तत्व ऊपर वाला होता है जो तेल जैसा रहता, जो लिक्विड रहता है, और जो थोड़ा विस्कस रहता है वो नीचे धरती तत्व रहता है। अग्नि तत्व बहुत अच्छा है, वही नाक में डालते हैं, वही आंख में डालते हैं, वही हम लोग नाभि में डालते हैं। सो घी इज वो गुड। एक तो सीधी सी बात है, देखिए मैं तो मेरे शरीर पे एग्जांपल एक्सपेरिमेंट करता हूँ। मैं खुद का डॉक्टर हूँ, सब मैं मेरे शरीर के बारे में मैं सबसे ज्यादा जानता हूँ। मैं घी पिछले कई सालों से रेगुलरली ले रहा हूँ और मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ है। और मैं 2-2 चम्मच सुबह, 2-2 चम्मच शाम को। तो आप वर्कआउट कितना करते हैं? बहुत ज्यादा नहीं करता हूँ, मतलब 15, मैं कुछ सूर्य नमस्कार कर लेता हूँ 15-20, और कुछ एक्सरसाइज जैसे मैंने कहा, नॉट ऑन अ रेगुलर बेसिस। नो, मतलब यू डोंट स्वेट अ लॉट? आई स्वेट। सो व्हाट अच्छा, यू स्वेट? I generally prefer train. I generally prefer walking. So train में क्या होता है, बम्बई जैसे शहर में तो आप पता है सब कुछ हो जाता है, मसाज से लेके सब हो जाता है। So I prefer train. Like today also, when we came together, otherwise I would have come by train. So train में जाने से आपका पसीना निकलना बहुत जरूरी है। You have to sweat out. आप जिमिंग करके कोई फायदा नहीं unless until you are running out. So I do run, I do exercise, I do definitely lot of other activities on my own. Saturday, Sunday I go out and spend time in the jungle. But that's when I slightly have milk also when I go out. Okay. अगर मेरे को डाइजेस्ट हो रहा है तो मैं थोड़ा सा 1 कप पीता हूँ। तो ये जो लस्सी होती है और जो इसके और तरीके हैं, कर्ड है, लस्सी है, कोई चीज़ भी बनाता है आगे जाके, चीज़ तो शायद फर्मेंटेड पार्ट हो गया, पनीर है उसके पहले का प्रोसेस, ये सब कितनी लाभदायक है? मेरे हिसाब से तो ये भी लाभदायक नहीं है। क्यों? मैं लस्सी भी नहीं पीना चाहिए? नहीं, अगर उस दूध की तो दही भी नहीं खाना चाहिए फिर? नहीं, उस दूध की अगर देखो, छाछ इज स्टिल बेटर। देखिए जब हम प्रोसेस करते हैं तो छाछ और मक्खन बनता है, एक तरफ मक्खन और दूसरा छाछ। हाँ, तो छाछ तो यूज करना ही है ना। देखिए अपना दूध का दही बना, दही का जो बनता है छाछ और मक्खन बनता है, उसको छाछ बोलते हैं। हाँ। दही का जो अपन करते हैं वो छाछ नहीं है। अरे दही में पानी डाल दिया वो छाछ नहीं? नहीं, वो क्या है? वो भी छाछ है, अब हमारे हिसाब से छाछ है। हाँ, मैं तो छाछ बना के वही पीता हूँ। तो दैट्स स्टिल ओके, बिकॉज एटलीस्ट उसमें बैक्टीरिया आ चुके हैं, पॉजिटिव बैक्टीरिया आ चुके हैं, बिकॉज इट इज इवेंचुअली मतलब माइक्रोब्स आ चुके हैं उसमें। सो माइक्रोब्स आ चुके हैं तो आपको माइक्रोब्स भी चाहिए ना आपके गट बैक्टीरिया के लिए, विच इज योर सेकंड ब्रेन। तो ये जो चीजें हैं, छाछ और मक्खन आप ले सकते हैं, बट पनीर और वो जो बाकी जो चीजें होती हैं, आई स्टिल, बिकॉज दिस अगेन आई एक्सपेरिमेंट ऑन माई बॉडी। मैंने पनीर कम किया। पनीर को पचाना बड़ा मुश्किल है। पनीर देखिए इलास्टिक हो जाता है। रामदेव बाबा जी भी बोलते हैं कि पनीर को पचाने के लिए 72 घंटे और पता नहीं कितने लगे। राजू भाई दीक्षित भी बोलते हैं। देखिए लोग ने रिसर्च किया है, दे हैव स्टडीड बुक्स एंड वेदास। राजू भाई पर वन थिंग आई विल डिफर हियर, क्योंकि मैं हर रोज सुबह पनीर खाता हूँ अपने ब्रेकफास्ट में, और प्रोटीन के लिए मैं अच्छा क्वालिटी पनीर लेता हूँ, थोड़ा महंगा ही लेता हूँ। हाँ। पर वो डेफिनेटली मेरे को लगता नहीं है कि देसी गाय का पनीर है। हाँ। क्योंकि जो पनीर आपको कमर्शियली मिलता है वो डेफिनेटली नहीं है, जर्सी गाय का ही होगा जी बिल्कुल। पर वो एटलीस्ट पैकेज्ड पनीर जो होता है ना, हाँ। फ्रिज में जो पड़ा रहता है वैसा वाला नहीं। तो इट्स नॉट वो इलास्टिक तो नहीं है, सॉफ्ट है, फ्रेश होता है। एवरी मॉर्निंग नया पीस खोलते हुए और मैं लेता हूँ और मैं यूज़ करता हूँ। मेरे साथ अभी तक बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं हुई है, ऑल्दो आई डू जिम। अभी थोड़ा बीच में रेगुलर करता है इसलिए यू कैन सी सम फैट्स, बट जब मैं रेगुलर कर रहा हूँ, मैं अपना डाइट फॉलो करता हूँ, इट्स वेरी हेल्दी फॉर मी अभी तक। तो सात्विक जी अभी आप यंग है, यू आर इन 20s ओनली, ठीक है। इवन आई यूज्ड टू ड्रिंक लॉट ऑफ मिल्क एंड ये पनीर एंड ऑल दैट। सी पनीर पचता नहीं है। पनीर को डाइजेस्ट करने के लिए लोग कहते हैं कि 72 आवर्स लगता है, बट आपको सरप्राइज हो जाएगा कि आपके पेट में कई साल पहले का भी चीज़ आज की डेट में पड़ा होगा कहीं ना कहीं, जो पचा नहीं है। वो कहीं ना कहीं रॉट कर रहा है, कहीं ना कहीं इन्फेक्शन कर रहा है, वो हमको नहीं पता चलेगा अभी। अरे सीरियस? हाँ, इट विल मैनिफेस्ट। या सर देखिए एक और रिसर्च आया, रिसर्च किया, बिकॉज आई हैव शेयर्ड माय वाइफ स्टोरी विथ यू। कैंसर कैन ओनली बी डिटेक्टेड आफ्टर 10 to 15 ईयर्स इट इज देयर इन योर बॉडी। अच्छा, डिटेक्टेबल स्टेज पे कैंसर 10 साल के बाद ही पहुंचता है। कैंसर आपका बचपन से शुरू हो जाता है और धीरे 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 जब डिटेक्टेबल स्टेज पे पहुंचता है, क्योंकि सेलुलर लेवल पे आप चेक ही नहीं कर सकते हो
या देखो, वैसे मैकेनिज्म है नहीं है ही नहीं। आप केवल ये मैकेनिज्म है जो चेक कर सकता है, ये भी मैं बता दूं। हाँ, नाड़ी वाले तो बहुत फटाफट पता इट इज वेरी प्रिसाइज। योर क्लिनिकल ब्लड एंड ऑल दैट यू कांट चेक। ये मैंने जो सुना है, या आई एग्री विथ यू, नाड़ी वाला आई हैव सीन पीपल एंड उसमें बच्चों को गुरुकुल में सिखाते थे एंड दे विल कम टू नो विद इन 5 to 10 seconds 5 to 10 seconds कि यू हैव सम प्रॉब्लम और नॉट। एब्सोल्युटली। तो ये जो चीजें है ना, देखिए इसमें बहुत डीप साइंस है, वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट। इट्स डेफिनेटली साइंस। तो ये पनीर जो है ना, पनीर कब खराब करेगा हमको नहीं पता, क्योंकि पनीर मैं भी खाता हूँ। क्या होता है, कई बार फट जाता है तो मैं उसको मिठाई बना के उसको बढ़िया इलायची डाल के और गुड़ डाल के उसको बना लेता हूँ, और कभी फट जाता है ना कई बार। अच्छा दूध तो फटेगा तो फुल फैट बच जाता है। फुल फैट बच जाता है तो वो उसका हम मिठाई खा हाँ, वो मेरे साथ होता है। जो मैं एकदम गिर गाय का जो दूध पीता हूँ, वो अगर थोड़ा भी ऊपर नीचे हुआ या थोड़ा भी टेम्परेचर हाई चला जाता है क्लाइमेट का, तो फट जाता है, चाहे फ्रेश क्यों ना हो। तो वो अच्छा है, इट शोज दैट इट इज जेन्युइन समटाइम्स। तो वो आप कर सकते हैं। तो एक आध बार देखिए क्या है, इवेंचुअली एवरीथिंग बॉइल्स डाउन टू योर बॉडी एंड व्हाट इज योर गट, व्हाट इज योर माइक्रोब्स, आपका कितना इफिशिएंट है आपका गट बैक्टीरिया, आपका मेटाबॉलिज्म कितना स्ट्रांग है। हो सकता है आपका मेटाबॉलिज्म स्ट्रांग होगा, क्योंकि मम्मी पापा और आपके मेटाबॉलिज्म पे डिपेंडेंट है। कईयों का मेटाबॉलिज्म तो स्ट्रांग नहीं है। सो आपका वात पित्त कफ देख के हो सकता है अच्छे पित्त वाले, जिसका चठाग्नि स्ट्रांग है वो पचा लेगा, जिसकी मंद है वो नहीं पचा पाएगा। तो कई चीजें हैं इसमें, देयर इज अ लॉट व्हिच गोज इनटू इट। बट इन शॉर्ट, इफ वी कैन अवॉइड milk and milk product first because it is sourced wrong, and have chas and ghee, and that too from sourced from desi cows, that is what I suggest। क्योंकि बहुत कॉम्प्लेक्स है आपने जो कहा कि पहले तो सोर्स सही से होना चाहिए। तो जब सोर्स हो चुका है तो दूध भी मिल जाएगा और उसका लस्सी दही सब हो जाएगा, और फिर आप कहते हो कि घी भी सही तरीके से आना चाहिए, सही तरीके से बनाना भी चाहिए, वैदिक तरीके से बनाना तो फिर अब या तो कोई ऐसा सप्लायर मिल जाए ओनली घी का, है ऐसे सप्लायर है पर कम है और महंगे है। कम से कम 1.5 टाइम्स द कॉस्ट होता है नॉर्मल घी। चलेगा ना, मैं वही कह रहा हूँ फिर से। देखिए आप घी कम खाइए ना, 3,000-4,000 रुपए किलो घी मिलेगा। पतंजलि या जो भी नॉर्मल जो घीज होते हैं मार्केट में 500-1,000 रुपए देते हैं, वो घी है ही नहीं। आई एम नॉट सेइंग एनी ब्रांड पर्टिकुलर, बट जनरल अवेलेबल दीज घी आर नॉट घी। आपको मैं बता दूं, देसी गाय अब आप कैलकुलेट करो ना, कितने करोड़ लीटर दूध और कितने करोड़ लीटर घी बिक रहा है, और कितने हमारे पास देसी गायें, आप सरप्राइज हो जाओगे। अच्छा छोड़ो गाय ही हैं, हमारे पास आज की डेट में 30 करोड़ गायें हैं टोटल, 20 से 30 के बीच में होंगी। हम लोग, आपको सरप्राइज, 1950 में हमारे पास 130 करोड़ गाय थी और हम 30 करोड़ थे। अच्छा। और आज 30 करोड़ गायें हैं और 130 करोड़ जनसंख्या है। अरे बाप रे। तो उस समय कितना दूध था, दूध की कीमत रहती थी। तो अभी मैन स्लॉटर करने का टाइम आ गया। हाँ बिल्कुल। नो, आई एम नॉट एंडोर्सिंग दैट, सॉरी। यानी क्या कहा आपने कि मैन स्लॉटर, क्योंकि गायों को काटा ही गया है ना, तब जाके वो। बट धरती अपना, ये प्रकृति अपनी रचना करेगी और ये पॉपुलेशन वो संभालेगी। मेरा तो दूसरा एक मत है इसमें एक्चुअली। मुझे तो ऐसा लगता है कि ओवर पॉपुलेशन जैसी कोई चीज नहीं है, इट्स ऑल अबाउट मिसमैनेजमेंट। क्योंकि आज भी आप देखोगे, थोड़ा सा भी मुंबई के बाहर जाओ, थोड़ा सा भी, आपको बहुत खाली लैंड मिलेगी। आपको बस सुविधा के बाजू में रहना है, इसलिए आप क्लस्टर होके एक जगह पे रहते हो और इसलिए शहर बोलते हो उसको। राइट, बिल्कुल। वरना गाँव में जाओ, आज भी जितनी चीज आपको, थोड़ा सा आई थिंक आई विल बी एग्जैजरेटिंग व्हेन आई से दिस, बट आई विल से दिस कि आप पूरी वर्ल्ड की पॉपुलेशन मेरे ख्याल से समा सकते हो भारत में भी। बस वही है कि ऑर्गेनाइजेशन जो चाहिए ना वो लेवल की, वो हमारे लेवल पे नहीं है। और इट विल ऑल्सो रिक्वायर कि सब लोग बहुत डिसिप्लिन तरीके से रहे, अपना धर्म निभाए, अपनी ड्यूटी निभाए, गंदगी ना करे, लाइन में चले, जब गाड़ी चला रहे तब लेन में चलाए, सिग्नल पे रुके, फुटपाथ पे जब है तो फुटपाथ पे चले, हॉकर्स ना रहे उधर, क्रॉस कर सके, सबकी इकोनॉमी चले। ये सब बहुत आइडियल चीज है, इसलिए उसमें नहीं जाते। पर 130 लोग इंडिया के अंदर मेरे ख्याल से आराम से मैनेज होते हैं, और इनफैक्ट ये इंडिया की इकोनॉमी की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है, खासियत है। बिल्कुल, और हम इसको फ्रीबीज और विक्टिमाइजेशन ऑफ हमारे अपने आप के कैरेक्टर को करने में हम सारी चीज लूज कर जाते हैं। जबकि भारत इतना महान देश है, इतनी पोटेंशियल है, पर हम उसको वो लेवल पे यूज़ नहीं कर पाते। बट मेरे ख्याल से अभी समय आ चुका है। लीडरशिप 10 साल से थी, अब शायद और 15 साल तक रहे, और 5 साल तक रहे तो 15 साल हो जाएगा। प्लस
फोर्सेबल फ्यूचर तक तो लगता नहीं कि रुकेगी ये सरकार, पर हमें अपना धर्म निभाना है। सब सरकार से तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। नहीं, इसमें देखिए बिल्कुल सरकार तो बहुत अच्छा काम कर रही है अभी। पर मेरे को वही लगता है कि सरकार बहुत सारी चीज़ सही भी नहीं कर रही होगी, हमें बहुत कंप्लेंट्स भी होगी सरकार से। तो यहाँ पे ही हमारा कर्तव्य है कि हम वो चीज़ करें जो हम एक्सपेक्ट करते हैं। और एज अ कम्युनिटी, जैसे अगर समझो गाय है और आपको लगता है कि एक बिल्डिंग में एक गौशाला होनी चाहिए तो होनी चाहिए, हम कोई कुत्ता प्रॉब्लम पाल नहीं रहे हैं। और देखिए सीधी सी बात है, सॉरी टू यूज, बट एक अभी जब राजीव गांधी और ये सब गए थे सोनिया गांधी पिकनिक के लिए, हमारा पूरा नेवल आर्मामेंट लेके पूरे बड़े बड़े INS सब लेके गए थे। हमारे कमांडर जेटली जी हैं, वो भी साथ में थे उनके, तो उन्होंने साथ में डॉग लेके गया था। हमारे मोदी जी क्या रख रहे हैं आज की डेट में अपने गाँव में, घर में पुंगनूर गाय रख रहे हैं, गौ माता की सेवा कर रहे हैं। हमारे मोदी जी हर समय ऋषि पराशर की बात करते हैं, ऋषि पतंजलि की बात करते हैं, ऋषि चरक की बात करते हैं। मोदी जी हर समय जैविक कृषि की बात कर रहे हैं। मैं नीति आयोग का एडवाइजर था बीच में ब्रीफली, और हमने जितने भी अभी देखे होंगे आपने 2014 के बाद जितने किसान जो केवल जैविक कृषि कर रहे हैं, जो हमारे सनातन प्रकृति सनातन तरीके से जो कृषि कर रहे हैं और सही तरीके से हेल्दी फूड हमारे लिए हमारे टेबल पे ला रहे हैं, उनको ही अवार्ड दिया था। आई वॉज पार्ट ऑफ नीति आयोग, राजीव कुमार जी वाइस चेयरमैन थे, सुभाष पालेकर जी को अवार्ड मिला था पद्मश्री। यू नो सुभाष पालेकर, ही इज अ ट्रेनर फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग। उसके बाद बाढ़ सी आ गई, बीज माता जो सीड प्रोटेक्ट कर रही है, जो देसी, जो झारखंड की एक छोटी सी लेडी है, झारखंड की, छत्तीसगढ़ की, और बीज माता हमारी, उसके साथ उनके साथ अभी मेरा मिलेट कॉन्फ्रेंस था और उनको भी अवार्ड्स भी दिए गए, अवार्ड्स भी दिया गया। तो देखिए मोदी जी ना बहुत काम कर रहे हैं। हमारे पिछले 10 सालों में आयुर्वेदा डे आ गया, योगा डे आ गया, और क्या चाहिए, पूरा वर्ल्ड योगा कर रहा है। हर जगह जाओ तो आप योगा प्राणायाम कर रहे हैं। आज की डेट में पर आवर कितने $1000 लोग चार्ज कर रहे हैं यूएस में योगा सिखाने के लिए। पहले ज़माने में कुछ था नहीं। एंड यू विल बी सरप्राइज्ड, लॉट ऑफ पीपल आर कमिंग एंड दे आर गोइंग टू ऋषिकेश, टेकिंग डिप इनटू द गैंजेस एंड क्राइंग बिकॉज द वे दे आर सेइंग अभी पहले क्यों नहीं आए हम लोग। सो ऑल पीपल आर कमिंग फॉर मेडिटेशन। यू हैव मार्क ज़करबर्ग एंड स्टीव जॉब्स कमिंग टू कैची धाम एंड डूइंग मेडिटेशन. What else? So overall Modi ji is completely reviving our old culture, our old Indian knowledge systems, which includes promotion of Ayurveda, promotion of fertilizer, which is cow dung, cow urine based. देखिए पहले क्या था, पहले आपको सरप्राइज हो जाएगा कि हमारे गोबर और इनको सब्सिडी नहीं मिलती थी। अच्छा, हाँ, अब सब्सिडी मिलने लगी है, पर एकड़ पर के ये सब सब्सिडी मिलने लगी। जो पहले था ऑर्गेनिक फार्मिंग को सब्सिडी नहीं है, लेकिन आप मॉन्सेंटो और सिजेंटा का पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड और फर्टिलाइजर यूज कर रहे हो तो आपको सब्सिडी मिलेगी। ओके। सो दे वर इंसेंटिवाइजिंग ऑल एवरीथिंग which is against our own, of course our culture, but our own body, our own health. They were compromising on with us. तो ये सब चीजें बहुत हो रही थी, उसको धीरे धीरे मोदी जी ने लाए हैं। लोगों को समझना पड़ेगा देसी गाय को प्रमोट करने का तरीका। पुंगनूर हमारी देसी गाय है, और वो लोग हंसी मजाक उड़ा रहे हैं यार वो देसी। अरे भाई इतने बड़े हमारे ब्रांड एम्बेसडर है वर्ल्ड के, वो गौ माता के साथ खेल रहे हैं ताकि दुनिया गौ माता के साथ खेले। वो किसी और के साथ थोड़ी खेल रहे हैं। बाकी लोग डॉग लेके पिकनिक में जाते थे, हम लोग नहीं कर रहे। और अगर आपको फिर भी कुछ कमी लग रही है मोदी जी से, क्योंकि हमेशा लोग कंप्लेंट तो करने बैठे ही हैं, चाहे वो मोदी जी के साइड ही क्यों ना हो, मेरा तो बस एक ही रहेगा कि आपको मोदी जी ने रोका क्या है कोई चीज़ करने से। बिल्कुल। जैसे अभी वो एक रिसेंटली ट्विटर पे क्या फेमस हो गया था कि किसी ने ममता बनर्जी के एक रील बना दी थी या कुछ, थोड़ा सा आई थिंक AI का यूज़ करके कुछ एक रील मीम था। तो बंगाल की साइबर क्राइम पुलिस ने कुछ उसके ऊपर नोटिस जारी कर दी वो पर्सन को। पर वही सेम दिन पे जब किसी ने ये चीज़ ट्वीट की कि मैं मोदी जी का ये सेम मीम शेयर करता हूँ, मोदी जी का AI बना के, और मुझे मालूम है कि मेरे को कुछ नहीं किया जाएगा, चाहे आप उनको कितना भी डिक्टेटर कह दो। हाँ। तो ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि मोदी जी, आप उनके प्रो हो या अगेंस्ट हो, आपको रोक तो नहीं रहे आपको कुछ करने से, तो करो। और अगर आप देश हित में काम करोगे तो लोग आपके साथ खड़े हैं। आप हाँ जी, मोदी जी देखिए, मैं मेरे हिसाब से मैं भी RSS से बिलोंग करता हूँ, और बचपन मेरा नागपुर में गया, पला बड़ा, मैं बाल से स्वयं सेवक हूँ। मोदी जी इज कमिंग फ्रॉम वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड बेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया विच इज कॉल्ड राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ। अच्छा। एंड दैट इज वाई उनको गाली दो, 50 किलो गाली दो, 1000 किलो गाली दो रोज, वो एक्सेप्ट कर लेंगे।
सो गालियां एब्जॉर्ब करना और देश प्रथम, तो देर इज नो डाउट अबाउट इट. बट कमिंग बैक टू दिस प्रमोशन ऑफ दिस, बिकॉज ही इज डूइंग हिज बेस्ट, बट वी नीड टू डू व्हाट वी आर डूइंग फॉर द कंट्री. हम क्या गौ माता से मिलने जाते हैं? हम उनकी जो सूर्य केतु नाड़ी के बाद आप करिए, ऐसा वाइब्रेट करती है, आपका शरीर पूरा वाइब्रेट करके एनर्जाइज हो जाएगा. आई एम टेलिंग यू, आई एम गेटिंग दैट गूज बम्प्स दैट इफ यू गो एंड जस्ट आप अपना हाथ फेरिए उनके सूर्य केतु नाड़ी के बाद, बस कुछ नहीं 2 मिनट, एंड देखिए आपकी एनर्जी कैसी आती है. आप लोग कर रहे हैं कि नहीं? सो वी वांट पीपल टू गो एंड फॉलो व्हाट ही वाज डूइंग. मैंने तो ये तक सुना है कि जब आप गाय को कुछ खिलाते हैं और आप उनको धीरे धीरे खिलाएं तो आपकी वो जीभ चाटते हैं आपके हाथ पे, और वो कहते हैं कि अगर आप करते हैं रेगुलरली तो आपकी जो लकीरें है ना बहुत पॉजिटिव वे में बदलती है. और ये मैंने एक जन नहीं सैकड़ों जन से सुनी. और दूसरी आप मुझे शायद आज ही बता रहे थे. मैंने पूछा था कि ये इसके लिए भी सही है कि बाल का क्या करना चाहिए, तो आपने बोला कि एक्चुअली थोड़ा पहले से ही करना चाहिए था. पर आई स्टार्टेड डूइंग क्वाइट लेट एंड दैट्स व्हाई, बट वो सही है. क्या आपने बोला कि बछड़े से आप हाँ बिल्कुल करिए, स्कैल्प को चटवा दो. बिल्कुल, ये मैं जब भी जाता हूँ तो जब भी हम गुड़ खिलाते हैं, कुछ भी खिलाते हैं, और डरने की बात नहीं, वो आपके इसको टच भी नहीं करेगी, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से. ये कुछ नहीं, वो आपको बाइट भी नहीं करेगी, कुछ नहीं करेगी. उनको मालूम होता है क्या खा रहे हैं क्या नहीं खा रहे. एब्सोल्युटली. सो क्या है, देखिए मेरा कहना ये है कि मैं कभी कभी मुझे गुस्सा इसलिए आता है कि हम कहते हैं कि ये कर रहे हैं. तो श्रीराम जी, अभी एक बहुत विचित्र चीज चल रही थी जो थोड़ी सी मिक्स लगी मुझे, कि ज्यादा बवाल भी नहीं हुआ पर बवाल हुआ. और वो है रामदेव बाबा जी के तरफ हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में थोड़ा कंफ्यूज. सुप्रीम कोर्ट ने उनको बहुत मतलब एक तरीके से डंडे मारे और उनको कहा है कि तुम्हारी ये जो अपोलॉजी है ये इनफ नहीं है, और अच्छे से बात करो. तुम्हारी गलती जितनी लाउड थी उतना ही जोर, इतना लाउड तुम्हारा अपोलॉजी होना चाहिए. और आई थिंक, मैं बहुत कम जानता हूँ इस विषय के बारे में डेप्थ में, पर जितना मुझे मालूम है कि ये इनकी मिस एडवर्टाइजमेंट के ऊपर केस था, जिसमें बेसिकली इन्होंने क्या मतलब बोलते ना कि हम ये करते हैं, हमारी चीज ये करती है, ये उन्होंने दावा किया. अब लॉ के हिसाब से तो बहुत गलत है, पर जब मैंने वो चीजें देखी, जैसे उन्होंने कोरोनल किट बनाई थी कोरोना के टाइम पे, या वो जब कहते हैं कि आप कुछ चीजों का सेवन करते हैं तो ऐसे होता है ऐसे होता है. और हमने जो दूसरे पॉडकास्ट, या तो ये पहले आएगी या दूसरी वो आएगी, तो वो पॉडकास्ट में भी हमने बात की कि कैसे खाना आपकी औषधि हो सकती है. तो मुझे ऐसा नहीं लगा कि ये कुछ ज्यादा गलत कर रहे हैं. पर अब जब लॉ है कि आप ये चीज पे एडवर्टाइज कर ही नहीं सकते, इसलिए मैं नहीं कह रहा कि रामदेव बाबा को हमें डिफेंड करना चाहिए. पर मुझे एक चीज बताइए कि ये लॉज जो है, स्पेशली मैं नाम पढ़ लेता हूँ, ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज ब्रैकेट में ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टीजमेंट एक्ट ऑफ 1954. ये एक बहुत ही स्पेशल एक्ट है और वही आई थिंक इधर भी इन्वोक की गई. बिल्कुल बिल्कुल. इसके हिसाब से ये अनलॉफुल एडवर्टीजमेंट है. ये चीज आई क्यों, ये एक्ट का नेसेसरी क्यों था? क्योंकि इसमें तो ऐसा लग रहा है कि ये काफी एंटी आयुर्वेद या एंटी लॉ है. बिल्कुल बिल्कुल. और ऐसे कहीं ना कहीं ये डिबेट छेड़ देता है एलोपैथी वर्सेस आयुर्वेद का. तो पहले ये एक्ट क्या है मुझे समझाइए ना. मतलब ये पहली बात आई क्यों, इसमें है क्या, और ये क्या हमें अड़ंगा देता है? जी बिल्कुल. तो मैं एक तो लीगल प्रोफेशनल तो हूँ नहीं, बट अगेन जैसे एक कॉमन सिटीजन इस तरह के एक्ट को कैसे देखता है और कैसे इम्पैक्ट करता है, उसके हिसाब से पहले तो सुप्रीम कोर्ट में किसी ने एक एप्लीकेशन दिया, किसी एक इंसान ने, कि ऐसा ऐसा इनके अगेंस्ट. वो गया दो जज के बेंच में और उन्होंने फिर ये बात करना शुरू की. ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट 1954. पहली बात तो ये मैजिक रेमेडीज एक्ट, हाँ, ये वर्ड ही मुझे गलत लग रहा है. एब्सोल्युटली. और पहले क्या कहा जाता था, आयुर्वेदा 2000 साल पुरानी पद्धति है. अच्छा, 2000 के कई लाखों साल पहले. ये तो हमारे वेदों में है. वेदों में, बट सुश्रुत संहिता, सुश्रुत जी और चरक जी, ये सब 2-2,500 साल पहले के हैं. इसमें एडवांसमेंट्स और आई, इसमें एडवांसमेंट बहुत हुई है, ऋषि चरक और ये सब चीजें, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं चरक संहिता तो अब समझ में आ रहा है. बट ये जो एक्ट है, ये एक्ट कहता है कि आपकी जो एडवर्टाइजमेंट है, अगर आप कह रहे हैं, जैसे उन्होंने स्वाश्री प्रवाही, इनके 14 प्रोडक्ट को अभी बैन किया गया है. अच्छा, रामदेव बाबा जी के, उसमें स्वाश्री प्रवाही आती है जिससे श्वास
मतलब अगर आपको खांसी है और आपको थोड़ा श्वास से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो वो ठीक होता है। मेरा 100% ठीक हुआ है। अरे बट श्वासादी तो बहुत फेमस है और मैंने भी यूज किया है। एब्सोल्यूट, उसको बैन कर दिया गया है और अभी। बहुत इफेक्टिव है। बहुत इफेक्टिव है। तो वो ये जो चीजें हैं कि ये रामदेव जी कह रहे थे कि इससे ठीक होती है। पहली बात, हम बहुत डीप में जाना पड़ेगा आयुर्वेदा और एलोपैथी के डिस्कशन में, लेकिन ये एक किसी ने एप्लीकेशन किया, कोर्ट ने किया और अब वो डिसीजन ले रहे हैं और अनफॉर्चुनेटली इनको बैन कर दिया गया है। देखिए एक्ट ही गलत है, अब क्या करेंगे, ये कोर्ट वाले हो चाहे कोई भी हो, रामदेव बाबा जी को भी अपॉलॉजी लेनी पड़ी। जबकि मैं एक स्टोरी बताना चाहूँगा कि मेरे पिताजी 1998 में उनको पहला पैरालिसिस अटैक आया था और मेरे ख्याल से रामदेव जी बाबा उसी समय शुरू हुए थे, फिर बाद में आस्था चैनल लिया और वो आगे बढ़े। उनका जो योगा था, जो उनका कपालभाति, अनुलोम विलोम और भस्त्रिका था, उनसे उन्होंने अपना पैरालिसिस पूरा ठीक किया बिना आपने दवाई कभी सोचा है? बिना दवाई के। और ही वॉज ऑन अ व्हील चेयर एट द एज ऑफ 68। आई वॉज डूइंग माई इंजीनियरिंग। वो मुंह ऐसा टेढ़ा था, वो मेरा नाम नहीं बोल पा रहे थे, व्हील चेयर में थे और उसके बाद डॉक्टर ने कहा कि आप ये सब दवाई खानी है। वो केवल रामदेव बाबा जी को सुबह 5:30 बजे उठ जाते थे, 1 घंटा मुझे भी बुलाते थे, श्रीराम आप भी और बैठो, और मुझे इंट्रोडक्शन किया था उन्होंने योगा आयुर्वेदा पे। और केवल उनका जो कपालभाति, अनुलोम विलोम, भस्त्रिका करते थे 500 बार, 1000 बार, और फाइनली ही केम आउट ऑफ इट एंड ही ड्रोव साइकिल आफ्टर दैट। उसके बाद साइकिल चलाया। कैन यू बिलीव कि अगर कोई पैरालिसिस वाला आदमी, वो भी 68 साल के बाद में 70 साल हो गई थी उनकी उम्र, साइकिल चला रहे हैं। ये तो बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग है। तो ये रामदेव बाबा की देन है, केवल योगा प्राणायाम से। अब देखिए रामदेव बाबा जी ने डेफिनेटली योगा प्राणायाम सब शुरू किया, उसके बाद ये मेडिसिन सप्लाई की, मेडिसिन की शुरू की। और ये आयुर्वेदा तो कई सालों से है। जैसे मैं कहूँगा, एक एग्जांपल बताऊँगा कि कोई भी एलोपैथी में एक मॉलिक्यूल बनता है, उस मॉलिक्यूल के बाद रैट्स में क्लिनिकल फर्स्ट फेज होता है, फिर 100 आदमियों पे होता है, फिर पब्लिक पे होता है। भाई हम लोग तो कई हजार सालों से त्रिफला, स्वासरी और ये सब जितनी बटियां हैं, गिलोय है, आंवला है, ये सब हम लोग यूज कर रहे हैं और सही तरीके से यूज करें। च्यवनप्राश ये दवाई है, ये भी कई सालों से यूज कर रहे हैं और सब परफेक्ट यूज कर रहे हैं। हम तो ऑलरेडी फेज 4 में हैं। एलोपैथी को तो करना पड़ता है हमारे लिए, तो हमने पूरे कई करोड़ों, 100 करोड़ लोगों पे ऑलरेडी टेस्टिंग पहले ही कर चुके हैं। तो वी डोंट नीड ऑल दीज, दे आर इंसिस्टिंग कि आप ये सब करो, तो वो गलत है। दूसरी बात, ये जो मैजिक ड्रग्स कहा गया, देखिए हमारे आयुर्वेदा को, जो हमारे 7 लाख गांव थे, तो हर गांव में एक वैद्य हुआ करते थे और वो सबको ठीक कर देते थे, नाड़ी परीक्षा करते थे, सबको ठीक कर देते थे। अब इन लोगों को आपने देखा होगा कि 18th सेंचुरी में सब ये आई, फिर 18th के 19th सेंचुरी में पेनिसिलिन और ये सब, फिर आपके फाइजर और जीएसके, ये सब कंपनी शुरू हुई, सब उस समय से शुरू हुई है। जीएसके तो आई थिंक इज मोर देन 200 ईयर ओल्ड। अच्छा, हाँ, तो ये सब कंपनी शुरू हुई। अब ये सब कंपनी को मार्केट चाहिए और ये सब चाहती हैं कि भारत की जो परंपरा है, जो ऋषि परंपरा है, जो ऋषि चरक और ऋषि वाग्भट और ऋषि सुश्रुत और पतंजलि जी की जो परंपरा है, ये परंपरा को कैसे हम सैबोटैज करें, बंद करें, ताकि हमारा जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स का फार्मास्यूटिकल बिजनेस चल सके। तो ये कहीं ना कहीं ऐसा कोई शख्स होगा जिसने अप्लाई किया, जो इन लोग का सब फॉरेन मीडिया और फॉरेन लॉबी फंडेड होगा। और जज में भी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के एक जज हैं और एक दूसरे जज हैं, 2 लोग कर रहे हैं इसमें। अब वो सब डिसीजन ले रहे हैं, खैर उनका भी गलती नहीं है। पतंजलि जी ने माफ़ी भी ले ली है, बट मैं कहूँगा पतंजलि, रामदेव जी महाराज जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। क्योंकि मेरे, अब ये तो मैं पब्लिक में मतलब एक नॉर्मल सिटीजन कह रहा हूँ, बिकॉज मैंने अपने शरीर में, मेरे पिताजी के शरीर में, मेरे फैमिली के शरीर में हमने उनकी दवाइयाँ यूज़ की है। और उसको गिलोय की जो बात करते हैं, मेरे घर में गिलोय का पेड़ है। जब भी मैं गारंटी से कहता हूँ, अगर किसी को अगर बुखार आता है 100 या 102 डिग्री या 103 डिग्री तक भी जाता है, आप गिलोय की एक पत्ती काढ़ा बनाइए और पी लीजिए, और गिलोय और लौंग डाल दीजिए, बस ये 2-3 चीज़ डालिए और पी लीजिए और ओढ़ लीजिए और स्वेट आउट करिए। गारंटीड मैं कहता हूँ 3 दिन में, 3 बार में आपका ठीक हो जाएगा। सो इट इज़ लाइक अ पैरासीटामोल फॉर मी। सो ये एक गिलोय की बात कर रहा हूँ, बट एवरीथिंग इज अ मेडिसिन एंड इट इज प्रूवन ऑन आवर बॉडी। व्हाई डू वी नीड समवन टू प्रूव आवरसेल्फ दैट इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ये करे वो करे। देखिए ये सब फार्मा लॉबी है, इनका बिजनेस बर्बाद हो रहा है। ये सब 100 बिलियंस ऑफ डॉलर्स बिजनेस करते हैं। मोदी जी ने फाइजर को भारत में आने नहीं दिया, वैक्सीन को,
और राहुल गांधी पीछे पड़े रहे, अरविंद केजरीवाल पीछे पड़े रहे कि भाई फाइजर को लाओ, फाइजर को लाओ, फाइजर को लाओ। फाइजर के लोग जितने भी मेडिसिन वैक्सीन लिए सब मर रहे हैं। भारत के लोग में उतना प्रॉब्लम साइड इफेक्ट नहीं है, डेफिनेटली साइड इफेक्ट होगा। तो ये सब वो लाना चाहते थे। $37 बिलियन फाइजर का केवल वैक्सीन है, उनके नाम मैं जानता हूं, केवल वैक्सीन बेच के उन्होंने कमाया $37 बिलियन। उनका टर्नओवर ही उसके एक साल पहले $43 बिलियन था। अच्छा। हाँ, और उसमें से इस बार $100 बिलियन हो गया। दे सरपास ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन, $100 बिलियन का टर्नओवर किया, केवल उसमें से 40-50% केवल कोविड वैक्सीन था। तो उन लोग को ये हमने, मोदी जी ने आने नहीं दिया। अब वो चाहते हैं कैसे भी, क्यों नहीं आने दिया? क्योंकि रामदेव जी फाइट कर रहे हैं किसके साथ? नॉट ओनली फार्मा लॉबी बट ही इज फाइटिंग विथ MNCs लाइक HLL, ITC, PNG, बिकॉज वो हर चीजें अच्छी प्रोड्यूस कर रहे हैं। वो मिलेट का ये बना रहे हैं, बिस्किट्स बना रहे हैं, दवाइयां बना रहे हैं, क्लोजअप और कोलगेट की ऐसी तैसी कर डाली है। उनके बिस्किट्स भी बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे उनके बिस्किट्स हैं, एब्सोल्युटली। दंत कांति आज की डेट में हर घर में दंत कांति दिखता है, पहले क्लोजअप और कोलगेट दिखता था। तो ये MNC सब आ रही हैं। कोका कोला मतलब टॉयलेट क्लीनर, ये उन्होंने बोला, राजीव भाई दीक्षित उनके साथ थे। तो ये सब जो जितनी ये कंपनीज हैं, फार्मास्यूटिकल कंपनी, कोका लोगों को बीमार करती है और फार्मास्यूटिकल की दवाई देती है। ये दोनों का अगर ऊपर जाएंगे ना, आप इनका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर देखेंगे तो इनका पेरेंट सब सेम है, सब वो वर्ल्ड ऑर्डर है, सब रॉकफेलर और रॉथस्चाइल्ड ऑफ द वर्ल्ड है। और ये वैक्सीन सब कौन चला रहा है आप जानते हैं, बिल गेट्स ऑफ द वर्ल्ड चला रहे हैं। तो ये सब रिलेटेड है, बीमारी बनाते हैं आपको और बाद में दवाई देते हैं और बिजनेस कर रहे हैं। जबकि हमारा आयुर्वेदा जो था वो कभी किसी को बीमारी करेगा ही नहीं अगर आप शुरू से आयुर्वेदा फॉलो करोगे तो मेरे हिसाब से देखिए ये बहुत गलत है। और मैं एक नॉर्मल, मैं कोई लॉयर नहीं हूँ, कोई डॉक्टर नहीं हूँ, बट एक जनरल सिटीजन जो बचपन से लेके आज तक आयुर्वेदा फॉलो किया है और हर बीमारी हमने आयुर्वेदा से ठीक की है, इंक्लूडिंग जैसे हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था काफ़ी चीज़ें। तो ये है और ये एक्ट हटना चाहिए। और ये एक नहीं और कई एक्ट्स थे जो कांग्रेस के समय हुए थे। तो ये एक्ट मेरे हिसाब से सही नहीं है। ये एक्ट में ऐसा क्या है जो हमें रोकता है? और पहली बात मेरे को दूसरा भी था कि ये एक्ट आया ही क्यों? क्योंकि अगर वो आप उसको मैजिक रेमेडी बोल रहे हैं, पहली बात वो तो वर्ड ही रॉन्ग है, बिल्कुल। और आयुर्वेद तो हमारे संस्कृति का एक भाग है, अभिन्न भाग है। हम 1947 में विभाजन हुआ हमारा, मुझे मालूम है कि वो मुस्लिम राष्ट्र बन गया पाकिस्तान, पर हिंदू राष्ट्र तो इंडिया को नहीं बना है, पर एटलीस्ट कल्चरल आइडेंटिटी को तो नहीं तोड़ना चाहिए था। पर यहाँ पे भी ये लाए। पर ये इसमें ऐसा है क्या एक्ट में? एक्ट में ये है कि आप कोई भी ये नहीं कह सकते कि इससे कोई बीमारी ठीक हो सकती है। अब मैं ये कहूँ आपको कि कोई भी एलोपैथी लोग भी नहीं कह सकते हैं। इनफैक्ट कोई भी एलोपैथिक डॉक्टर कोई भी बीमारी के लिए कह नहीं सकता इससे ठीक होगी। वो तो सिम्टम पे काम करता है। हाँ, सिम्टम पे भी काम करता है। वो तो सिम्टम को अरेस्ट कर देता है, एक्चुअल रूट कॉज पे नहीं जाता है। बट आयुर्वेदा इज द ओनली साइंस विच कैन क्योर द डिसीज फ्रॉम द रूट्स। बट फिर भी वो नहीं कर सकते इस एक्ट के चलते, क्योंकि ये एक्ट कहता है कि आप ये कह नहीं सकते हो। आप बस आएगा, आपको कुछ ट्रीटमेंट करना है, दैट्स ऑल। बट आप अगर 1954 में आया था, उसके पहले हमारे सब आयुर्वेदाचार्य थे, सब ठीक करते थे। तो ये बेसिकली आयुर्वेदिक इंडस्ट्री को, हमारी जो संस्कृति को, उसको नीचे लाने के लिए, उसको रोकने के लिए मैजिक रेमेडीज एक्ट लाया गया। और इसको कहीं से ये करना चाहिए, जैसे पेटेंट एक्ट लाया गया और कई एक्ट्स लाए गए। तो पेटेंट एक्ट आया 1970 में, राइट। उसका नाम है आई थिंक इंडियाज पेटेंट एक्ट, राइट। पेटेंट एक्ट ऑफ 1970। तो 1954 में नेहरू जी लाए, बिल्कुल 1970 में इंदिरा जी लाए। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो ये क्या था? अच्छा, ये पेटेंट एक्ट तो लाया गया देखिए बड़ी बड़ी कंपनीज को पेटेंट देने के लिए। सो इसमें सेम चीजें हैं, मतलब ये सब लॉबीज काम करते हैं। उस समय सब ये फाइजर 1950 में आया था, जब 1 लाख पेड अप कैपिटल से कंपनी शुरू की होगी उसने। अगर आप देखेंगे उनका जो बैलेंस शीट, GST वगैरह सब 1-2 लाख और 500 करोड़ बाहर लेके जाते हैं, 2-2 हज़ार करोड़ बाहर लेके जाते हैं, सब बाहर लेके जा रहे हैं। 1970 में जो इंडिया पेटेंट एक्ट आया, ये पेटेंट देता है ताकि जेनरिक मेडिसिन डेवलप नहीं कर सके कोई फॉर द 20 इयर्स एग्जैक्टली। उसमें 2005 में इसमें और अपडेट किया गया ताकि जेनरिक मेडिसिन को, और जेनरिक मेडिसिन उस समय तक
मतलब कर सकती थी मैन्युफैक्चरिंग। बाद में लार्ज एमएनसी को प्रोटेक्ट करने के लिए उन्होंने उसमें और अमेंडमेंट लाए 2005 में। इमेजिन दैट टाइम ऑल्सो सरकार इन्हीं की थी। ये वाला था क्या कि वो कॉम्पोजिशन चेंज कर दोगे तो हाँ। और आपका पेटेंट और एक्सटेंड हो जाता है? हाँ, तो वो बिल्कुल वैसा ही कोई था, और जिसमें आप, क्योंकि क्या था, हम लोग को अलाउ नहीं किया गया कि हम चेंज करके हम जनरिक कर सकते हैं, तो वो और प्रोटेक्ट कर लिया गया 2005 में, बिकॉज अगेन सेम टू सेटिस्फाई दिस ऑल एमएनसीज ऑफ द वर्ल्ड। तो ये सब देखिए, ये सब एक्ट्स आए थे। एक और एक्ट आया था 1985 में, नारकोटिक्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट। ये मुझे विविडली याद है बिकॉज भांग हम जो होली में खाते हैं और पीते हैं, भांग इज़ अ वेरी गुड मेडिसिन। इट इज़ अ फाइबर विच इज़ अ कैरियर फॉर मेडिसिन इनसाइड योर बॉडी। भांग का यूज़ बहुत, मतलब इट इज़ अ पोटेंट ड्रग फॉर गिविंग यू पावर, इट इज़ यूज फॉर साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, इट इज़ यूज टू गिव यू गुड स्लीप एज वेल। इनफैक्ट राजस्थान और हरियाणा में लोग दिन भर काम करते हैं, बहुत ज़्यादा काम करते हैं, शाम को आते हैं, हल्का सा लेकिन क्वांटिटी। भांग जो है, भांग जो पत्ती से बनाया जाता है, बाकी चरस और जो गांजा है वो उसके फ्लावर और उसके फूल के आसपास की चीज़ों से बनाया जाता है। ये थोड़ा सा लेते थे, इनको नींद अच्छी आती थी, फिर वो घोड़े जैसे फिर काम करने के लिए रेडी हो जाते थे। इतना बढ़िया मेडिसिन है वो, और भी कई उसके यूसेज है। बट उसको भी, उसमें क्या हुआ 1985 में, राजीव गांधी उस समय प्राइम मिनिस्टर थे। अच्छा, तो अभी तक ये 3 पीढ़ी तो आई चुकी है, खराब कर रही है। खराब कर रही है। मतलब ये राजीव गांधी गए, रोनाल्ड रीगन उस समय प्रेसिडेंट थे यूएस के। अच्छा। ये यूएस में गए और यूएस ने प्रेशर डाला कि आप भांग को, कैनबिस को बैन करो। और ये इसमें यूएस का क्या इंटरेस्ट था? क्योंकि भारत की जो भांग है, जो हिमाचल और उत्तराखंड में जो पैदा होती है, उसमें उसका जो पोटेंट कंटेंट है बहुत ज्यादा था। जैसे हनुमान जी संजीवनी हिमालय लेने गए थे ना, तो हमारी जो बायोडाइवर्सिटी है हमारे हिमालय की, वो किसी वर्ल्ड की नहीं है। आप अगर यूरोप और लंदन और यहाँ जाओ तो एक ही जैसे पेड़ दिखते हैं, वहाँ कुछ है ही नहीं। हमारे हिमालय की बायोडाइवर्सिटी इतनी ज्यादा है, और वहाँ का जो ड्रग इतना पोटेंट है, अरुणाचल प्रदेश से लेके पूरे कश्मीर तक, ये पूरा जो पार्ट है, और हमारा जो वेस्टर्न घाट्स है, तो उनको इंडियन भांग को बैन करना था। और आज भी मैं गारंटी देता हूँ, अगर वो सही तरीके से, कुछ कुछ मंदिरों में अलाउड है, क्योंकि ज्योतिर्लिंग में, वो भी हर ज्योतिर्लिंग में अलाउड नहीं है। अच्छा, ये क्या है? ये किसने डिसाइड किया कि ये स्टेट डिसाइड करता है, सेंट्रल भी डिसाइड करता है, ये कुछ है इन लोग का सब सिस्टम। इट शुड बी अलाउड, क्योंकि भोलेनाथ जी, एक्चुअली लोग भी ये गलत करते हैं कि वो सोमरस की बात करते हैं, वो इसकी बात करते हैं, सब ये सब मेडिसिन है हमारे लिए। पर ये भी मैंने सुना है कि वो एक्चुअली में नहीं था, शिव जी का तो कोई लेना देना नहीं था चिल्लम से और ये कैनबीस से। हाँ, नहीं देखिए, भांग, अब वो तो खैर एक अलग डिस्कशन हो जाएगा, डेफिनेटली उनका शायद ना हो। बट मैं भांग की जो ये बात कर रहा हूँ कि भांग, क्योंकि मैं फिर और स्टडी किया है, और मैं जब होली में हम लोग लेते हैं और बड़ी अच्छी नींद आती है, और उसके बाद नेक्स्ट डे हम फिर एंजॉय करते हैं। और मैं, आई डोंट ड्रिंक, आई डोंट डू एनीथिंग स्मोकिंग एंड ऑल, बट दैट आई टेक इट ड्यूरिंग होली। बट ये जो भांग का जो मेडिसिनल यूज़ है, ये यूज़ उसको कम करने के लिए, उसको ये राजीव गांधी जो थे उस समय, उन्होंने प्रेशर में आके उसको बंद कर दिया। तो ऐसे कई चीज़ें थी जो कांग्रेस के समय किया गया, जिससे ये आयुर्वेदा और हमारा जो नेचुरल, क्योंकि भांग का एक्चुअली उल्लेख अथर्ववेद में भी है, वेद में भी है ये सब लिखा हुआ। सो वेदों में जब लिखा गया है तो ये सब इसका उल्लेख है, तो उल्लेख है मतलब इसका यूज़ है, तो ये इसको सैबोटेज करने के लिए ये सब किया गया। पर मुझे एक चीज समझ नहीं आ रही, ये कैनबिस तब उन्होंने बैन करवाया, पर अब तो वही एक्सपोर्ट करते हैं, वो कल्चर जो है वीड कल्चर, यही तो वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं अब तो। बैन करके वो, और वीड, और वो हो सकता है और भी कुछ डाल के करें, या उसका कंटेमिनेटेड वर्जन आ रहा होगा। नहीं, पर अब तो मेरे ख्याल से ओवरडोज हो रहा है। जैसे ओवरडोज हो रहा है, मतलब एक चीज अच्छी है कि इससे ओवरडोज से डेथ नहीं होती, पर इसमें ओवरडोज से भंड ज्यादा हो जाता है आदमी, एकदम बिना काम का स्लो, ब्रेन स्लो हो जाएगा। हाँ, तो ये चीज अब आ रही है अपने यहाँ पे, हर यंगस्टर करना चाहता है, वो वीड को सुट्टा बना के वो लोग उसको ग्रहण करते हैं। ये बहुत ज़्यादा, मतलब एक तरीके से एक्सेप्टेबल ड्रग बन चुका है। तो ये तो अब हमने उधर से ले आए, और जो हमारे यहाँ पे पहले उसकी एक चलन थी एकदम प्रॉपर क्वांटिटीज़ में लेने की, जैसे आपने कहा, तो अब क्या हो रहा है? अब ये क्या षड्यंत्र क्या है?
नहीं, षड्यंत्र देखिए, अभी आपने बहुत अच्छा पॉइंट बोला। तो मेरी बुआ है जो 104 साल में उनका देहांत हुआ था, वो बीड़ी पीती थी। 104 साल में डेथ हुई उनकी। अच्छा। मेरे पिताजी की भी बड़ी बहन, तो सबसे बड़ी बहन, वो भले ये नहीं पीती थी लेकिन बीड़ी में जो भी था वो पीती थी। तो ये सब ना कंट्रोल तरीके से और आयुर्वेदिक तरीके से वो ले रही थी। आप सही कह रहे हैं, अभी क्योंकि बैन कर दिया गया है तो अनकंट्रोल तरीके से आ रहा है और वो ड्रग जैसा यूज करना चाहिए, बट ये डेली के लिए यूज कर रहे हैं। हाँ। सो देयर हैज टू बी अ कंट्रोल। और ये सब लिखा होगा बाय द वे, ये सब कितने मात्रा में लेना है, कौन से मौसम में लेना है, ये सब हमारे वेद में लिखा है। ये अगर सही तरीके से हम फॉलो करें तो वो सही तरीके का यूज होगा। बट उसको वैसा ना करके आप बैन कर दें और फिर इलीगल तरीके से ले और इनको ज़्यादा क्वांटिटी में ले और हमारे बच्चे इसमें बर्बाद हो रहे हैं। आप पंजाब में देखिए, पंजाब में हनी सिंह कल्चर ये सब चल चुका है। अब पहले तो पेस्टिसाइड काफ़ी गया और अब जाके ये सब हो रहा है, पूरी कौम बर्बाद हो गई है। आई वॉज इन पंजाब, आई वेंट बिकॉज मैं ऑर्गेनिक फार्मिंग में काफ़ी विजिट करता हूँ। तो आई वॉज टॉकिंग टू 25 ईयर ओल्ड, मेरे काफ़ी मित्र हैं जो पंजाब, गुरु गोविंद सिंह और कितने गुरुजी ने कितना उनको स्ट्रांग बनाया था हमको प्रोटेक्ट करने के लिए। लेकिन आज की डेट में उनको देखिए, आप बात करेंगे तो ऐसा लगेगा कि वो 13-14 साल के हैं, बिकॉज मेंटली ये सब जो ड्रग्स हैं ये सब उनको पूरा ये कर दिया है। और जो भी सशक्त यूथ है, हाँ, वो तो कनाडा भाग जाता है। वो कनाडा भाग जाता है। और हमारा वो सबसे इम्पोर्टेंट राज्य है हमारे लिए, हमारा बॉर्डर स्टेट भी है। तो ये सुनियोजित तरीके से षड्यंत्र किया गया है भारत को वीक करने के लिए। ये प्रॉपर तरीके से किया गया है। पाकिस्तान से दिया गया, उन लोग को जानबूझ के दिया जा रहा है, पंजाब में डाला जा रहा है, ड्रग पे ड्रग डाला जा रहा है। ऊपर से बॉलीवुड कल्चर आ रहा है, हनी सिंह कल्चर की, ये पियो, ये कियो, ये करो और बढ़िया सब अपना ये करके। अभी तो हनी सिंह भी क्लीन होके आ गए। हाँ खैर, आई एम जस्ट सेइंग, तो हम ज़्यादा उस पर टिप्पणी नहीं कर सकते। बट हमारे यंगस्टर्स को वीक करने का काम कर रहे हैं। उसको सही तरीके से, हमारे वैदिक तरीके से अगर उनको दिया जाए, कोई भी चीज़ है, चाहे भांग हो, चाहे कोई भी आयुर्वेदिक चीज़ हो, चाहे कोई भी मेडिसिन हो, तो वो सही काम कर सकती है। पर ये तो सिर्फ आप आयुर्वेद की बात कर रहे हैं या आयुष जो भी अपने गिने जाते हैं। अब देखिए, कोविड के समय भी वैक्सीन हमने बनाई, वैक्सीन पूरे वर्ल्ड को हमने दी, लेकिन बीच बीच में वो कहते थे काढ़ा पी रहे हो आप। तो हमारे एक पंचगव्य स्पेशलिस्ट है डॉक्टर भरत बैरागी, उन्होंने 50,000 लोगों को गौमूत्र अर्क में चिरायती और गिलोय और शायद अजवाइन डाल के एक अर्क बनाया। मेरे पास डेटा है, फुल 50,000, आई एम टेलिंग यू ऑन रिकॉर्ड, एंड वी हैव गिवन टू ऑल पीपल इंक्लूडिंग हम RSS की तरफ से और बाकी तरफ से, सबका कोविड ठीक हो गया। और एक टेटोड़ा गौशाला है, टाइम्स ऑफ इंडिया में गूगल करेंगे लोग, टेटोड़ा गौशाला पतवेड़ा की है। एंड ICU में जो जा रहा है, जिनको बोल दिया गया परिवार वालों को कि भाई अब इनको लेके जाओ, आप प्रेयर करो, अब ही इज गोइंग, ऊपर जा रहे हैं, वो बेचारे वहां आए और सब लोग ठीक होके गए। 800 के 800 लोग ठीक होके गए। अच्छा, ये मैं टाइम्स ऑफ इंडिया का न्यूज है, टेटोड़ा गौशाला गुजरात। पर मैं, आप ये पेशेंट्स की बात करो, मैं कुछ ऐसे लोग को जानता हूँ जो बिना PPE के और बिना मास्क के भी वो हॉस्पिटल्स में कोविड वार्ड में घूम रहे थे। उनको एक बार भी कोविड का कभी कॉन्ट्रैक्शन नहीं हुआ और ना कभी उन्होंने वैक्सीन भी ली। मैं खुद अब वैक्सीन मैं ये प्रमोट कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं एंटी वैक्सर्स को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ। जो प्रूवन वैक्सीन है तो वो डेफिनेटली काम करती है, पोलियो है एंड स्मॉल पॉक्स है वगैरह वगैरह। पर ये जो मेरे ख्याल से लेस रिसर्च्ड एक लेवल पे जो रश की हुई वैक्सीन थी, अब तो सब लोग जिसने नहीं लगाई उसको देख रहे हैं कि भाई ये स्मार्ट था, स्मार्ट है, खुश है। इनफैक्ट मेरे भाई हैं, ही वाज द साइबर हेड IPS, नाउ ही इज PS ऑफ द चीफ मिनिस्टर। ब्रजेश भैया है, मैं नाम ले सकता हूँ, ही इज लाइक माय मेंटर एंड ही हैज रिटन कपल ऑफ बुक्स। He told me because he took medicine, he took vaccine and he goes to gym. So he came back once, बोले श्रीराम, बोले मैं यार मेरा पावर कम हो गया है वैक्सीन के बाद। मैंने तो वैक्सीन भी नहीं ली और ये भी नहीं ली। आप सही कह रहे हैं। देखिए क्या है ये सब चीज़ें, अब देखिए मोदी जी हैं, पूरा वर्ल्ड का है ये सब, अब वो कॉम्प्लेक्सिटी है, इतना वैक्सीन ठीक है, उन्होंने अपने लेवल पे बहुत अच्छा काम किया, बट ही प्रमोटेड नेचुरल वे ऑफ लिविंग। ही हिमसेल्फ इज एन एग्जाम्पल एंड एपिटोम ऑफ आवर कल्चर, कि वो सुबह उठ के योगा करते हैं, रात को 1 बजे सो जाते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, गौ माता की सेवा करते हैं, और जैसे आपने कहा सबकी गालियां ले लेते हैं, उनके लिए कुछ भी बोलो, बिकॉज ही हैज कम आउट ऑफ इट, ही हैज डन तपस्या इन हिमालय। आप करके देखिए ये सब, और वो चीजें वो सब प्रमोट कर रहे हैं। बस हमको चाहिए, हमको रेदर देन टेलिंग व्हाट कंट्री इज डूइंग फॉर अस, वी शुड आस्क व्हाट वी आर डूइंग
for the country, especially for our Indian knowledge system, especially for our Ayurveda, especially for our this whatever, I mean, Gau Mata or our old traditional. We should read. How many has read चरक संहिता और सुश्रुत संहिता? और कोई पढ़ नहीं रहा है. पढ़ना है ना. और दूध वगैरह मिल जाता है. कितने लोग जाके किसी गौशाला में बोलते हैं ठीक है आप मेरे को दूध दे देना. अरे आप जाओ तो सही, बाहर निकलो तो सही. मेरे घर में सब आ सकता है. मेरे घर में टेरेस गार्डनिंग है. It's a 2 BHK. I have got 25 pots. I have got all medicine, herbal medicine. I have got metmorphin in terms of this insulin plant. खट्टी पत्तियां होती है. As I told you, Gilo is paracetamol for me. I have Jivanti. I have got everything. I have got aloe vera, tulsi and flowers. And I use only cow dung. And see the vibration. हाँ, no fertilizer, nothing. और मेरे यहाँ इतनी तितलियाँ आती हैं, मेरे यहाँ इतने बटरफ्लाइज आती हैं, मेरे यहाँ बर्ड्स आते हैं. मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ, सडनली तितली आती है और घूम फिर के चले जाती है. बिकॉज ऑफ द वाइब्रेशन, द पॉजिटिव वाइब्रेशंस आई हैव क्रिएटेड, विच इज़ द एब्सेंस ऑफ केमिकल इन माई ओन बॉडी, इन एवरी. जैसे मैंने कहा कि मैं साबुन और ये कुछ क्रीम कुछ यूज़ नहीं करता हूँ. सिमिलरली हम पोछा के लिए हम लोग गौमूत्र अर्क डालते हैं रोज. छोटा सा गौमूत्र अर्क डालें आप पोछा के लिए, और एक चम्मच बायो एंजाइम डालिए. बायो एंजाइम से सुगंध आ जाएगा, क्योंकि वो आपका नींबू और इससे बनता है, संतरे के छिलके से. और आपका ये जो गौमूत्र अर्क है, ये दोनों से आप पोछा करिए, सुगंध भी रहेगा, मच्छर नहीं आएंगे. मेरे घर में मच्छर कभी नहीं आते. ये मैंने सुना है, मच्छर नहीं आते. मच्छर का कितना बड़ा प्रॉब्लम है बॉम्बे में. हर सोसाइटी में जाइए मच्छर का प्रॉब्लम है. कहीं ना कहीं खाड़ी है आजू बाजू में. खाड़ी है तो आप अग्निहोत्र करें और ये करिए, आपका मच्छर नहीं आएगा. और मच्छर नहीं आएगा, पॉजिटिव चीजें आएंगी. मच्छर आएगा भी तो हो सकता है काटेगा नहीं, हो सकता है वो वाला मच्छर नहीं आएगा जो आपको बीमारी कर सकता है. सी दीज ऑल देयर इज अ डीप साइंस बिहाइंड इट. वी नीड टू अंडरस्टैंड एंड गो आउट ऑफ आवर कंफर्ट जोन एंड स्टार्ट स्टडिंग अबाउट आवर वेदास. ऋग वेदा, अथर्व वेदा, यजुर्वेदा एंड साम वेदा. चारों वेद को हमको पढ़ना पड़ेगा. वेद से काफी लर्निंग मिलती है. हमारा आयुर्वेदा पढ़ना पड़ेगा, हमारे अष्टांग योग को समझना पड़ेगा. यम नियम हम फॉलो ही नहीं करते हैं तो हमको कैसे समाधि और मेडिटेशन तक जाएंगे. यम नियम जो है हमारे रोज के, कि किसी के बारे में गलत नहीं सोचना, चोरी नहीं करना, नियम जो है सुबह उठना, ये करना, ये सब हम नहीं करते हैं. रात को जल्दी सोना, सूर्यास्त के पहले खाना खा लेना. जठराग्नि हमारी जब ज्यादा होती है, हम रात को खाते हैं 10, 11, 12 बजे, तो प्रॉब्लम होने वाले. ये तो आप मेरी ही बात कर रहे हो मुझे ऐसा लग रहा है. नहीं तो ठीक. सी यू आर यंग. सी आई विल टेल यू, व्हेन आई वाज यंग ना, आई वाज आल्सो लाइक यू. आई वाज नॉट फिट. I was doing my own exercise. I was a runner, marathon runner. मैंने बताया ना, जैसे रनर से मुझे हुआ था, वो भी हमने ठीक किया. ये गोबर आपको एक और चीज बताऊं, जिसका नी रिप्लेसमेंट हो रहा है उसको आप लेके आइए पंचगव्य थेरेपी के पास. उसका नी रिप्लेसमेंट रोक देगा वो. गोबर बांध के गोबर का रस जाएगा उसमें और उसका लुब्रिकेशन होगा. जिसको नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो रही है उसके यहाँ आप गोबर बांधिए और उसका नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगा. एंड इट इज फैक्ट. मेरे पास एग्जाम्पल्स हैं. द ओनली थिंग इज वी डोंट डॉक्यूमेंट. नाउ आई हैव स्टार्टेड डॉक्यूमेंटिंग. तो ये सब करने उसका से साइंटिफिक रिसर्च करके प्रूफ करना चाहिए हमें. हाँ, प्रूफ करना है. देखिए अब वो मैंने कहा ना, जैसे हम तो फेज 4 से ऊपर हैं, बट हमको करना पड़ेगा. अब क्या उनकी ज्यादा डोमिनेशन है. वो बोल रहे हैं आपके क्या पीयर रिव्यू जर्नल है क्या, ये है क्या, वो है क्या. वो जान दैट्स द वे टू, दे वांट अस टू गो डाउन, बट विल डू इट. अभी पंचगव्य के लिए मोदी जी ने, हमारे जैसे वर्धा में एक पंचगव्य ट्रेनिंग होती है, एमएसएमई मिनिस्ट्री ने भी पंचगव्य के लिए ट्रेनिंग लाई है. पंचगव्य के 5 ऐसे विद्यापीठ बना रहे हैं हम लोग. एक गौ विद्यापीठ बना रहे हैं हम कांचीपुरम में और हम्पी में. तो गवर्नमेंट इज कमिंग आउट विद ऑल दीज पॉलिसीज सो दैट वी एक्चुअली हैव गौशालाज, गुरुकुल्स, टेम्पल्स एंड ऑल दैट रिवाइव्ड. पहले के टेम्पल में गौशाला हुआ करती थी, गुरुकुल हुआ करते थे. दे वेर लाइक बैंकर टू द वर्ल्ड, टू द सोसाइटी. जब सूखा आता था तो वो पैसे देते थे, पूरे सबको बांटते थे. जब नहीं आता तो हम जमा करते हैं. इट वॉज अ बैंक. सो टेम्पल वॉज अ बैंक, टेम्पल वॉज अ गुरुकुल, एजुकेशन टेम्पल वॉज एवरीथिंग वॉज कमिंग फ्रॉम कम्युनिटी सेंटर, कल्चर सेंटर, वर्शिप प्लेस, एब्सोल्युटली एवरीथिंग. वहाँ खेत होती थी, सब होता था. तो ये सब चीजें हमको रिवाइव करना पड़ेगा. वी नीड टू डू इट. क्या है वी, सो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग. ये सब चीजों में इतनी डीप साइंस है ना. हम लोग एक एक चीज अगर बात करें तो समझ में आएगा कि हमारा जो साइंस है, मोदी जी और जो भी अभी करंट गवर्नमेंट इतना प्रमोट कर रही है, और हमारा 2000 साल पहले हमारा जो इतना बड़ा साइंस था उसको पढ़ना पड़ेगा. आप और हम जैसे लोग को पढ़ना पड़ेगा. आपके टी शर्ट में लिखा है हर हर महादेव, ओम लिखा, तो ओम का हमको मंत्र समझना पड़ेगा. ओम कैसे बोलना ये समझना पड़ेगा.
ओम बोलने से नहीं चलेगा, ओ अ म पूरा प्रॉपर वाइब्रेशन होता है। नौचरण गायत्री मंत्र हमारे लाहिड़ी महाशय गुरु जी के हमने सीखा है। तो गायत्री मंत्र कैसे बोलना वो सीखना पड़ेगा। पहले मंत्र से चिकित्सा होती थी, फिर यज्ञ से चिकित्सा होती थी, बाद में आयुर्वेदा आया। मंत्र से पूरा चिकित्सा हो सकती है। आपने भी अभी कुछ बोला था कि कुछ पहले कोई मंत्र से ठीक हुआ है। हाँ, वो कोई एक एस्ट्रोलॉजर अरुण पंडित जी थे, उन्होंने बताया था। बताइए, तो मंत्र से ठीक हो सकता है। फॉरगेट अबाउट आयुर्वेदा एंड मेडिसिन, बट वी डोंट नो, वी हैव लॉस्ट हाउ टू डू मंत्रास। मंत्रास कब होगा? जब संस्कृत लैंग्वेज आएगी। संस्कृत लैंग्वेज पढ़ाई नहीं जाती है, हमारे फालतू और लैंग्वेज ला ली गई है। अब मैं हमारे बच्चों को थोड़ा बहुत बोल रहा हूँ कि संस्कृत पढ़े। हमारी आरएसएस की जो हमारा जो प्रार्थना है वो कितनी अच्छी प्रार्थना है। अगर प्रार्थना कोई सही तरीके से उच्चारण कर ले और एकात्मता मंत्र बोल दे तो कितना अच्छा संस्कृत है। रोज बोलिए ये विट्ठल विट्ठल। आपको पता है जो विट्ठल विट्ठल हम बोलते हैं, विट्ठल 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 विट्ठल, आप ज्यादा नहीं बोल पाएंगे। यू नो व्हाट यू आर डूइंग बाय चैंटिंग विट्ठल 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 विट्ठल? कपाल भारती। यू आर डूइंग एक्सरसाइज ऑफ हार्ट। अच्छा। यू आर डूइंग कार्डियो। विट्ठल 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 विट्ठल, आप बोल नहीं पाएंगे, थक जाओ। आप बोल के देखो, जितना ज्यादा बोलोगे दैट इज एन एक्सरसाइज। ओम इज एन एक्सरसाइज, ऑल मंत्रास आर एक्सरसाइज, एवरीथिंग। राम इज एन एक्सरसाइज। इनफैक्ट राम का ही दूसरा ये आमीन और आमीन ये सब वो कॉपी किया उन लोगों ने। एवरीथिंग कम्स ओम, विच इज नासा ने प्रूफ करा दिया है कि इट इज ब्रह्मांड का साउंड है। तो ये सब मंत्र, यज्ञ, एंड देन कम्स आयुर्वेदा, बर्मा थेरेपी, एंड ऑल दीज थेरेपीज पुट टुगेदर डेफिनेटली कैन क्योर एनीथिंग। और हमारा कितना बिलियंस ऑफ डॉलर्स का बजट है फार्मा का, खत्म हो जाएगा। बिल्कुल हम डिपेंडेंट नहीं रहेंगे। वाई वी वॉन्ट टू ब्रिंग फाइजर, विच राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल आर ट्राइंग देयर हार्ड टू ब्रिंग इट टू इंडिया, कि भाई उसको लेके आओ, क्योंकि इनको पैसे मिल रहे होंगे। क्यों ला रहे हैं इन लोग? उनको पता है कि इनसे हम बर्बाद होने वाले हैं। इट इज प्रूवन नाउ। तो हमने अगर उनकी वैक्सीन लाती तो हम सबसे ज्यादा आदमी अमेरिका में मरे हैं। हमारा पॉपुलेशन ज्यादा था, डेंसिटी ज्यादा थी, बट सबसे ज्यादा अमेरिका में मरे। क्यों थी ना? फाइजर $37 बिलियन का बिजनेस किया, क्या कर लिया उन्होंने? कुछ नहीं किया। हमारा कोवैक्सीन कोविशील्ड फिर भी ठीक है, उससे बेटर है। सो देर इज अ लॉट वी नीड टू स्टडी एज यंगस्टर्स। आई एम सेइंग यंगस्टर्स शुड स्टडी आयुर्वेदा, शुड स्टडी योगा, शुड स्टडी ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर, गांव आधारित कृषि जिसको हम अमृत कृषि कहते हैं, वो स्टडी करें। गोबर के बारे में स्टडी करें। गोबर में ऐसे ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं और गौमूत्र में ऐसे ऐसे चीज़ें होती हैं, मिनरल्स होते हैं। कहते हैं गोल्ड मिला है गौमूत्र में, देसी गाय के गौमूत्र में गोल्ड के अर्क मिले हैं, और ये प्रूवन है। इट इज प्रूवन इन गुजरात। क्यों? क्योंकि सूरज आ रहा है, सूरज की रोशनी आ रही है, वो उस तरह से सिंथेसाइज हो रही है सूर्य केतु नाड़ी से कि उससे गोल्ड का अर्क, गोल्ड नहीं वो उसका संस। और सोचो हम गौमूत्र पियेंगे तो हमको गोल्ड हमको मिलेगा, एंड विच इज डाइजेस्टेबल बाय बॉडी। वो हम डाइजेस्ट कर सकते हैं, हम एसिमुलेट कर सकते हैं। नॉर्मल गोल्ड इतना, इसलिए लोग बोलते हैं गोल्ड भस्म खाओ तो गड़बड़ होता है। अरे भाई सही तरीके से लो ना। सो देर आर लॉट ऑफ दिस थिंग्स विच आई थिंक मोदी जी एंड इवन ऑल स्वामीज लाइक श्री श्री रविशंकर, सदगुरु रामदेव जी महाराज, all they are propagating the message of Dhanvantri Guruji, Rishi Charak and Rishi Patanjali and Rishi Rabag Bhatt. So that is what I am following. और मैं तो 0.001% ही पढ़ा हूँ, उसमें मैं फिट हो चुका हूँ, पूरी बीमारियों को मैंने ठीक कर दिया है मेरे घर में और मेरी फैमिली में। लेकिन सोचिए मैं पूरा पढ़ लूँ तो मेरा लाइफ चला जाएगा। बट उसका निष्कर्ष ये कुछ लोगों ने दिया है। अब इन लोग बोल रहे हैं कि नहीं आप रिसर्च करके बताओ। अरे भाई वो सब करने में टाइम नहीं, आप रिजल्ट का देखो ना, आप खुद यूज करके देख लो। ये कितने कोविड की बात कर रहे थे, सबकी डेथ होगी सब डॉक्टर्स की। देर आर प्रूवन मेथड, आप जाइए आप खुद यूज करके दिखाइए ना, खुद यूज करिए मेडिटेशन को, योगा और प्राणायाम को और ये सब चीज़ों को। यस डेफिनेटली। तो बहुत अमेजिंग था ये जो अभी आपने सारा चीज़ हमें बताया। कितनी सारी नई चीज़ पता चली मुझे, एंड होपफुली लोग एक एक्चुअल स्टेप ले, स्पेशली गौ माता की तरफ। पहले तो हमने स्टार्ट किया ऑब्वियसली विद द गवर्नमेंट वाला साइड, बट हमें ऐसी एक अवेयरनेस, अंडरस्टैंडिंग और उसके तरफ जो अध्ययन है, जैसे आपने कहा कि हमें पढ़ा ही नहीं है, हमें पढ़ना चाहिए, हमें संस्कृत समझना चाहिए, हमें मंत्र समझने चाहिए। डेफिनेटली हमें ये स्टेप लेना चाहिए। और आपके ये पॉडकास्ट से होपफुली हम यंगस्टर्स और आपके भी जो जैसे और स्कॉलर्स को हम पहुंच पाए और हम इंस्पायर कर पाए बहुत लोगों को ये चीज़ साथ में करने के लिए। तो बस उसी के साथ यहाँ पे हम समाप्त करते हैं ये वीडियो।
जी जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव। और हम चाहते हैं कि पूरा देश हेल्दी बने, हमारी सनातन संस्कृति को फॉलो करें, और कभी भी हम लोग अवेलेबल है, और कोई भी गाइडेंस के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इनवाइट करने के लिए। अन्वेषिकी विद सात्विक, एंड योर नेम इटसेल्फ इज सो गुड, यू नो, सात्विक, दैट रियली वो पूरा पॉजिटिव एनर्जाइज कर देता है। धन्यवाद। एंड ये आपके लिए एक छोटा सा गिफ्ट है हमारे तरफ से। जी जी जी। तो ये जी। अगर मैं बता दूं तो हाँ, ये है आगामी। तो इधर आप देख सकते हैं whatsagami.com। यहाँ पे आप सारी ये जो आपके ये जो अलग से इसको क्या बोलते हैं मैं भूल रहा हूँ, बट ये एक तरीके से क्लिप है या डायरी है। इसमें अभी 2 टाइप की डायरी भी दिख रही होगी आपको। ये आपको मिल सकता है। इसमें मग्स है, इसमें स्टिकर्स हैं, और बस ये हमें एक छोटा सा गिफ्ट दिया है आगामी ने, ताकि मैं आपको ये दे सकूं। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत ही हाई क्वालिटी का ये भी जो आप शर्ट देख रहे हैं ना, टी शर्ट, ये देखिए यहाँ भी लिखा है वसुधैव कुटुंबकम, द वर्ल्ड महा उपनिषद श्लोका इज वन फैमिली, नाउ अयम बंधुरयम नेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम थ्रू वसुधैव कुटुंबकम। ये वसुधैव कुटुंबकम जो G20 का मोदी जी ने रखा था वो है, एंड थैंक यू वेरी मच। और ये जो है ये हमारे भी मित्र हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और वाओ, ये कितना अच्छा मैसेज। और आप देख सकते हैं कि बहुत हाई क्वालिटी के डायरीज है, एकदम मैट फिनिश है। और ये शर्ट भी जो ये जो टी शर्ट भी है, आप देखिए बहुत अच्छी क्वालिटी की प्रिंट है। तो प्लीज़ डेफिनेटली इनके वेबसाइट पे जाना और ज़रूर ट्राई करना। एंड विद दैट सो काइंड ऑफ यू। ये इस तरह की चीज़ें तो मैं बिल्कुल, मेरे लिए बिल्कुल दिल के नज़दीक रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। वसुधैव कुटुंबकम। हर हर महादेव। हर हर महादेव।